कातिल कत्ल करने के लिए, अपने क्राइम को अंजाम देने के लिए एक यूनिक तरीके को आजमाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर पिछली बार की तरह किसी और चोर ने या फिर किसी कातिल ने जो तरीका आजमाया था, अगर वो भी बिल्कुल उसी तरह का तरीका आजमाएगा तो वो पकड़ा जाएगा जब पुलिस पिछले केसेस को ध्यान में रखकर इस केस की भी तहकीकात करेगी। और इसी बात को सोचकर जॉन जॉर्ज हैग ने अपने कत्ल करने के तरीके को बिल्कुल ही बदल दिया। लेकिन ऐसा इसने क्या किया था जो और कातिलों से बिल्कुल अलग था और पुलिस को भी इसे पकड़ने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना आया, इन सभी चीजों को डिटेल से जानेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ऑफबीट पॉडकास्ट का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए आगे भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूं। तो अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी। टाइम था 24 जुलाई 1909 का, जब जॉर्ज जॉन हैग का जन्म हुआ। इसके माता पिता ने इसके जन्म से पहले इस बात की बिल्कुल आस छोड़ दी थी कि अब उनके घर पर कोई बच्चा होगा, क्योंकि इस टाइम इसकी माँ लगभग 40 साल की हो चुकी थी और इसके पिता भी लगभग 43-44 साल के हो चुके थे। उन लोगों ने बिल्कुल आस छोड़ रखी थी, जिसके बाद जॉन का जन्म होता है। अभी तक इसके पिता वहीं पर मौजूद एक फैक्ट्री में काम किया करते थे, लेकिन जब जॉन का जन्म हुआ उसके जन्म के कुछ एक दिनों बाद ही उनकी जॉब चली जाती है। इस टाइम वो लोग स्टैमफोर्ड इंग्लैंड में रहा करते थे, लेकिन स्टैमफोर्ड में तो उन्हें काम धंधा मिल नहीं रहा था, जिसके चलते वो आउटवुड में चले जाते हैं और वहां पर जाकर काम धंधे की तलाश उन्होंने शुरू की। धीरे धीरे कर जॉन बड़ा होने लगता है और छोटे बच्चों के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि वो और छोटे बच्चों के साथ खेलने की काफी ज्यादा जिद करते रहते हैं। तो जॉन भी इस बात के लिए जिद करता है, लेकिन उसके माता पिता ने साफ इस बात से इनकार कर दिया कि तुम बाहर मौजूद किसी और बच्चों के साथ खेलने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाओगे। जॉर्ज के माता पिता काफी ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। अभी तक उसकी खेलने कूदने की उम्र थी, लेकिन उसके माता पिता का ये कहना था कि बेटा तुम्हें खेल कूद से दूर रहना होगा, ये जो बाहर बच्चे घूम रहे हैं इनसे दूर रहना होगा, बस पूरा का पूरा दिन धार्मिक किताबें पढ़ा करो, चर्च वगैरह में जाया करो और भगवान की सिर्फ प्रेयर किया करो। हमारे घर से बाहर जितने भी लोग घूम रहे हैं इनसे तुम दूर ही रहा करो, क्योंकि ये पापी किस्म के इंसान हैं। जॉर्ज के पिता के माथे पर एक चोट लग गई थी, जिसके कारण वहां पर एक परमानेंट नील पड़ चुका था और वो जॉर्ज को अक्सर वो नील दिखाकर ये बात कहा करते थे कि हमें पूरा का पूरा दिन भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ईश्वर को याद करना चाहिए, धार्मिक किताबों को पढ़ना चाहिए और जो ये बच्चों के लिए किताबें बनाई गई हैं इनसे दूर रहना चाहिए। मैंने एक बार छोटा सा पाप कर दिया था, जिसके कारण अगर तुम देखना चाहो तो मेरे माथे पर देखो, मुझे ये परमानेंट निशान मिल गया है। जॉर्ज की माँ भी जॉर्ज को इसी बारे में बताया करती थी, जिसके कारण जॉर्ज बाहर मौजूद बच्चों के साथ खेलना बंद कर देता है और पूरा का पूरा दिन वही काम करता है जो कि उसके माता पिता ने उसे बताया था। धीरे धीरे कर टाइम यूं ही बीतता है और एक टाइम ऐसा आया जब जॉर्ज 10 से 11 साल का हो गया। अभी भी उसके माता पिता उसे यही बात बोला करते थे कि तुम्हें ये सारे काम करने हैं और इस तरह और बच्चों से दूर रहना है। वो लोग उसे स्कूल भेजते हैं, लेकिन उन लोगों का ये कहना था कि जब एक्स्ट्रा टाइम स्कूल में तुम्हारे पास बचता है तो तुम खेलने के लिए किन्हीं और बच्चों के साथ प्लेग्राउंड में मत चले जाना, जबकि अपने क्लास में ही बैठकर अपनी पढ़ाई पूरी करना। ये सारी बातें जब जॉर्ज को उसके माता पिता बताते हैं तो वो पूरा दिन पढ़ाई पर ही फोकस करता है और इसका रिजल्ट ये सामने आता है कि वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट बनता जा रहा था। एक तरफ तो जॉन जो उसके पेरेंट्स ने उसे बात बताई थी उन सभी का पालन कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा था तो उसे इन सभी चीजों में घुटन महसूस होने लगी थी और अक्सर वो इस बारे में सोचा करता था कि इस तरह से तो मेरी जिंदगी नहीं कट पाएगी और भले ही अब मुझसे पाप हो, लेकिन इस तरह की जिंदगी अब मैं नहीं जी सकता। और इसी के चलते उसने पाप करना शुरू किया। उसके दिमाग में जो था सबसे बड़ा पाप वो ये था कि वो छोटे बच्चों की किताबें नहीं पढ़ सकता, जिसमें कार्टून वगैरह होते हैं, चुटकुले वगैरह होते हैं, वो उन्हें पढ़ने लगता है। उसके दिमाग में ये बात थी कि ये बहुत बड़ा पाप है, अगर मैं इसे पढ़ लेता हूँ तो मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर होगा। उसने वो किताबें पढ़ी, लेकिन किताबें पढ़ने के बाद जॉन को पता चलता है कि उसे तो कुछ भी नहीं हुआ, ना तो उसके शरीर में कोई हलचल हुई और उसने इतना बड़ा पाप किया है तो इसकी सजा उसे मिलनी चाहिए थी। और वो इसी बात को सोचकर कि अब की बार तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, चलो मैं कुछ और ट्राई करता हूँ। जिसके बाद वो और दोस्तों के साथ जो कि उसके स्कूल में पढ़ा करते थे उनके साथ जाकर खेलने लगता है। लेकिन फिर भी जॉन को जब कुछ भी नहीं हुआ तो उसे ये विश्वास हो गया कि ये किसी तरह का पाप नहीं है। उसने ये बात अपने माता पिता को भी बताने की सोची, लेकिन उसके दिमाग में ये बात भी आई कि अगर ये सारी बातें वो अपने माता पिता को बता देता है तो वो पूरे तरीके से जॉन का कंट्रोल अपने हाथ में ले
ले लेंगे और हो सकता है उसके माता पिता उसे किसी न किसी तरह की सजा भी दें। तो जॉन ने ये डिसाइड किया कि वो अपने माता पिता को इस बारे में कुछ भी नहीं बताएगा और वो इसी तरह का रिएक्ट करेगा कि हर रोज ये इसी तरह की धार्मिक किताबें पढ़ता है और भगवान को याद करने के लिए चर्च में जाता रहता है। लेकिन असलियत में अब वो सारे काम कर रहा था जो कि उसकी मर्जी में आ रहे थे। और उसके बाद उसने काफी सारी पढ़ाई की, अलग अलग तरह के डिप्लोमे इकट्ठे किए और धीरे धीरे कर एक टाइम ऐसा भी आया जब उसने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली। अपनी पढ़ाई कंप्लीट होते ही उसने जाकर एक कंपनी में काम करना शुरू भी कर दिया और जब वहां पर उसने अलग अलग तरह के लोगों को, अपने बॉस को और उनके सीनियर को देखा तो उसे पता चलता है कि अगर उसे जिंदगी में आराम चाहिए, काफी सारी सहूलियत चाहिए तो उसे काफी सारा पैसा कमाना होगा, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करता है और देखते ही देखते वो अपनी कंपनी का बेस्ट एम्प्लॉय बन जाता है। लेकिन अभी तक उसके पास इतने पैसे नहीं आए थे कि वो सारी की सारी अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर पाए और काफी सारे महंगी महंगी चीजों को खरीद पाए। तो वो जमकर और ज्यादा मेहनत करता है और उसके साथ जितने भी एम्प्लॉय काम किया करते थे उनकी भी खूब मदद करता है, जिसके कारण वो सबका फेवरेट हो गया। लेकिन अभी भी जॉन को अगर देखा जाए तो उसके पास इतने पैसे नहीं आ रहे थे जिनसे वो खुलकर खर्चा कर सके। तो उसने उस कंपनी में ही चोरी करना शुरू कर दिया क्योंकि लगभग सारे लोग उसके ऊपर विश्वास किया करते थे और उसके पास कंपनी में हर जगह जाने का एक्सेस था। उसने उस कंपनी से काफी सारे पैसे चुराए और वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर भी रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब वो पकड़ा जाता है। कंपनी के बॉस ने उसे अपने पास बुलाया और जॉन ने भी ये रिक्वेस्ट अपने बॉस से की कि वो पुलिस को यहाँ पर ना बुलाए। उसके बॉस ने कहा कि तुमने आज तक यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत की है दिल लगाकर और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुमने ये सारा कांड क्यों रचा है। मैं पुलिस को तो यहाँ पर नहीं बुला रहा, लेकिन माफ करना मैं तुम्हें अपनी कंपनी में भी नहीं रख सकता, जिसके कारण उसे उस जॉब से निकाल दिया जाता है। इस जॉब से निकालने से पहले ही जॉन की मुलाकात बीट्राइस हैमर से होती है जो कि अभी सिर्फ 21 साल की थी और ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से इन्हें काफी ज्यादा प्यार हो गया और आखिरकार इन्होंने शादी कर ली। इनके घर पर इनका एक बच्चा भी होता है। जॉन पूरे तरीके से कंपनी में उस टाइम लगा हुआ था, जिसके कारण जॉन का घर बड़े ही आराम से चल रहा था। लेकिन आज के टाइम में उसे जॉब से निकाल दिया गया। कंपनी से निकाले जाने के बाद जॉन इसी तरह अपने लिए नौकरी ढूंढता है और उसे नौकरी मिल भी जाती है। वो इसी तरह अपनी नई नौकरी पर जाने लगता है, अपना काम करने लगता है। जॉन पिछली वाली नौकरी की तरह इस नौकरी पर भी चोरी करने लगता है। पहले तो उसने काफी सारी मेहनत की थी, लेकिन अब उसने फिर से चोरी करना जब शुरू कर दिया तो आखिरकार उसे इस जॉब से भी निकाल दिया जाता है। जॉन के दिमाग में ये बात आ चुकी थी कि अगर उसे काफी सारा पैसा चाहिए ताकि वो खुलकर उसको यूज कर सके तो उसे कोई ना कोई ऐसा काम करना होगा जिसमें सच में ही काफी ज्यादा पैसा हो और हार्ड वर्क करते करते वो इतना पैसा नहीं कमा पाएगा। तो आखिरकार उसने एक ऐसी कंपनी को बनाया जो कि लोगों से पैसे लेकर उनके नाम से स्टॉक खरीदा करती थी। लेकिन यहाँ पर भी उसके पास जब काफी सारा पैसा आया तो उसने यहाँ पर भी घोटाला कर दिया और जिन लोगों ने स्टॉक में पैसे लगाए थे उन्होंने जॉन के ऊपर केस कर दिया और आखिरकार जॉन को पुलिस उठा ले जाती है। उसकी पत्नी हैमर को जब इस बारे में पता चलता है कि उसका पति कितना बड़ा फ्रॉड है तो उसने भी उसे तलाक दे दिया और वो वापस अपने घर चली जाती है। जॉन के ऊपर अब केस चलने लगा और केस का रिजल्ट ये आया कि उसे 1.5 साल के लिए जेल भेज दिया गया। वो जेल में जाता है और वहां पर जाकर सोचता है कि आखिरकार अब वो ऐसा क्या काम करे जिससे उसके पास काफी सारे पैसे भी आ जाएं और इस तरह उसे जेल भी ना आना पड़े। तो जॉर्ज ने काफी सारी डिग्री कर रखी थी, काफी सारे डिप्लोमे उसके पास थे और काफी सारी नॉलेज भी उसके पास थी। तो उसने एक इस तरह की प्लानिंग बनाई कि मैं बाहर जाकर लोगों के साथ फ्रॉड करता हूँ और उसके बाद जब वो लोग मुझे पकड़ लेते हैं तो पुलिस में रिपोर्ट कर दी जाती है। पुलिस वाले मुझे यहाँ पर उठा लाते हैं और आखिरकार मुझे जेल में डाल दिया जाता है। तो क्यों न मैं लोगों के साथ इस तरह का फ्रॉड करना शुरू कर दूं जिसमें पैसा भी मेरे पास काफी ज्यादा आएगा और वो लोग जाकर पुलिस में कंप्लेंट तो करेंगे ही नहीं। और इस प्लानिंग का जो टोटल रिजल्ट सामने आया वो ये था कि उसे उन लोगों की जान लेनी होगी, क्योंकि अगर किसी बंदे को मार दिया जाए तो वो पुलिस के पास कैसे आएगा। और यही बात सोचकर वो प्लानिंग करनी शुरू कर देता है। प्लानिंग का जो सबसे मेन हिस्सा था वो ये था कि किसी बंदे को वो मार तो देगा, लेकिन मारने के बाद आखिरकार उसकी लाश का वो करेगा क्या। तो जॉन ने काफी सारी किताबों को पढ़ा और उन किताबों को पढ़कर आखिरकार उसने एक ऐसी तरकीब अपना ली जिससे उसे पूरा विश्वास था कि पुलिस उसे कभी पकड़ ही नहीं पाएगी। वो एक इंजीनियर तो पहले ही था और सबसे खास बात ये थी कि उसने एक केमिकल को एक वेपन की तरह यूज करना सीख लिया था। सबसे पहले उसने ये रिसर्च की कि आखिरकार कौन सा ऐसा एसिड है जो कि किसी भी बॉडी को पूरे तरीके से गला देता है और उसके बाद रिजल्ट के तौर पर उसके सामने आता है सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन अभी भी उसे टेस्ट करना था क्योंकि वो किसी भी बॉडी को लाकर सीधा इसमें नहीं पटक सकता था, क्योंकि खेल आगे
और भी ज्यादा बिगड़ सकता था। जिसके तौर पर जॉन ने एक गिलास लिया और उसे सल्फ्यूरिक एसिड से भर दिया और उसके बाद वो पकड़ कर लाता है एक चूहा। उसने चूहे को उठाकर सल्फ्यूरिक एसिड वाले गिलास में डाल दिया और ऊपर से उस गिलास को ढक दिया। लगभग 1-1.5 घंटे बाद जब वो जाकर दोबारा से उस सल्फ्यूरिक एसिड को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर कोई चूहा वगैरह नहीं है, जबकि कुछ कीचड़ जैसी चीज यहाँ पर मौजूद है। तो वो समझ गया कि उसका ये वेपन बिल्कुल अच्छे से काम करने वाला है, क्योंकि बाद में अगर किसी बॉडी को पुलिस पकड़ भी लेती है तो वो इस कीचड़ से क्या निकाल लेगी। उसकी ये प्लानिंग बिल्कुल तैयार थी और अभी भी एक चीज की कमी थी और वो थी उस एसिड की, क्योंकि किसी मनुष्य की बॉडी को पूरे तरीके से गलाने के लिए काफी सारा एसिड चाहिए होगा। नॉर्मली किसी जाकर दुकान से अगर वो खरीदता है तो सामने वाला ये बात पूछेगा कि इतने सारे उसे क्यों चाहिए, और नॉर्मली इतना एसिड उसे किसी दुकान पे मिलेगा भी नहीं जितना कि उसे चाहिए। तो उसने एक ऐसी फर्जी कंपनी को बनवाया जिसके सहारे वो उस एसिड को ले सकता था। उसने वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट कर दिए, क्योंकि असल में वो एक इंजीनियर था। जब उसकी वो कंपनी बनकर तैयार हो गई तो दूसरी तरफ उसने एक और व्यक्ति से, जो कि काफी ज्यादा अमीर था और 1-2 बार इसकी जिंदगी में पहले भी इससे मिल चुका था, विलियम नाम के उस बंदे से दोस्ती बनाना शुरू कर दिया। विलियम के पास काफी सारा पैसा था, क्योंकि उनके पास काफी सारी कंपनियां थी और विलियम उसके माता पिता का इकलौता लड़का था। जॉन उसके साथ दोस्ती बनाता है, ज्यादा से ज्यादा टाइम उसके साथ बिताने लगता है और एक टाइम ऐसा आया जब विलियम ने ये बात कही कि यार तुम्हारी नौकरी जा चुकी है और इस तरह तुम बाहर कितने दिन घूमोगे, तुम मेरे साथ ही यहाँ पर रहा करो, मेरा कंपनी में थोड़ा हाथ बंटवा दिया करो बस, और मुझे क्या चाहिए, तुम्हारा जितना भी खर्चा पानी होगा उसमें कमी मैं आने नहीं दूंगा। जॉन तो इस बात के लिए पहले ही तैयार था और वो विलियम के साथ ही रहने लगता है। विलियम जब उसके ऊपर पूरे तरीके से भरोसा करने लगता है, उसी टाइम जॉन ने विलियम को धोखे से एक अबेंडेंट जगह पर बुलाया। विलियम वहां पर चला जाता है क्योंकि जॉन उसका दोस्त था और काफी सारे कामों में अब वो उसकी कंपनी में उसकी मदद कर रहा था। लेकिन विलियम जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो जॉन ने एक तेज धारदार हथियार से उसके सिर पर हमला कर दिया। विलियम वहीं नीचे गिर गया और उसके बाद अपने दोस्त से उसने ये बात पूछी कि आखिरकार तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्या तुमने यही सब करने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया था। जॉन किसी भी तरह का कोई रिप्लाई नहीं देता और वो फिर से उसके ऊपर हमला करता है और अगला हमला होते ही विलियम ने अपनी जान गंवा दी। जॉन ने विलियम के पास मौजूद जितने भी गहने थे, उसका पर्स था, जितनी भी महंगी चीजें उसके पास थी, उन सभी को निकालकर उसे सल्फ्यूरिक एसिड के टब में डाल दिया और ऊपर से उसका ढक्कन बंद कर दिया। और वो वापस जा पहुंचता है विलियम के घर पर, क्योंकि विलियम के माता पिता की भी जॉन के साथ काफी अच्छी जान पहचान हो चुकी थी। विलियम के घर वाले भी जॉन के ऊपर पूरा भरोसा करते थे और जॉन ने आगे की प्लानिंग बनाना शुरू किया कि एक ना एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब इसके घर वाले ये बात पूछेंगे कि आखिरकार विलियम कहाँ पर है। तो उसने अभी से प्लानिंग बनाना शुरू कर दिया और उसके घर वाले पूछते उससे पहले ही उसने जाकर ये बात उनके घर वालों से कह दी कि विलियम किसी काम के चलते अमेरिका गया हुआ है और उसे वहां पर कितना टाइम लग जाए इस बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं। विलियम के घर वाले भी इस बात के लिए मान गए क्योंकि वो जॉन के ऊपर भरोसा करते थे। जॉन विलियम के घर वालों से काफी सारे पैसे मांगता रहा इसी बीच, क्योंकि उसने ये बात उनके घर वालों से बोल दी कि विलियम अब अमेरिका गया हुआ है तो उसका वहां पर काफी ज्यादा खर्चा आ रहा है, जिसके लिए विलियम उनसे पैसे मांग रहा है। विलियम ने ये बात जॉन से कही है कि वो पैसे उनके घर वालों से ले आए। उसके घर वाले लगातार पैसे देते जा रहे थे, लेकिन इस घटना को भी काफी ज्यादा टाइम बीत जाता है कि विलियम अमेरिका गए हुए काफी दिन हो गए, लेकिन अभी तक वो वापस क्यों नहीं आया, और अगर इसे इतनी लंबी ट्रिप पर जाना था तो वो हमें बताकर क्यों नहीं गया, और उसे इतनी लंबी ट्रिप पर अगर जाना ही था तो वो हमें बताकर क्यों नहीं गया। यही बात उसके घर वाले सोच रहे थे। वो बार बार जॉन से ये बात कहते कि विलियम को एक बार वापस बुला लो, जरा हमें भी तो पता चले कि ऐसा कौन सा वो नया बिजनेस शुरू कर रहा है। जॉन से जब विलियम के घर वाले बार बार यही बात पूछने लगे तो जॉन ने कहा कि चलो ठीक है, अगर आप लोग चाहते ही हैं तो मैं उसे बोल देता हूँ कि वो एक बार घर पर आकर मिल जाए। और कुछ एक दिनों बाद ही उसने ये बात उनके घर वालों से कही कि विलियम आ चुका है, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं कि वो यहाँ पर रुके, उसे वापस तुरंत अमेरिका जाना है, तो प्लीज आप लोग मेरे साथ बैठिए, मैं आप लोगों को उससे मिलवा लाता हूँ। ये बात सोचकर उसके घर वाले चल पड़ते हैं जॉन के साथ साथ ही कि आखिरकार ये हमें कहाँ पर उससे मिलवाने वाला है।
जॉन विलियम के माता पिता को भी उसी जगह पर ले आता है जहां पर वो विलियम को लेकर आया था और उसने वहां पर आकर उन दोनों के ऊपर भी हमला कर दिया और आखिरकार उन्हें भी उसी एसिड में डाल दिया, जिसके बाद 24 घंटे बाद ही उन दोनों का शरीर भी बिल्कुल कीचड़ में तब्दील हो जाता है। वहीं पास में ही एक नाला मौजूद था और वो दोनों बॉडी जब पूरे तरीके से कीचड़ बन चुकी थी तो आखिरकार उसने वहीं पर उन्हें बहा दिया। विलियम को भी पिछली बार इसी नाले में उसने बहा दिया था कीचड़ में तब्दील करके, और धोखाधड़ी में तो वो माहिर था ही, जिसके बाद उसने कोर्ट में जाकर ये साबित कर दिया कि इस तरह विलियम उसका पार्टनर था इस कंपनी में। पहले तो विलियम अमेरिका चला गया, उसके बाद कोई पता ठिकाना उसका नहीं था, और अब अगर देखा जाए तो उसके माता पिता भी घर से गायब हैं और कंपनी को आगे चलाने के लिए उसे कंपनी की पूरी पावर देनी होगी, और जब भी विलियम वापस आएगा तो वो उसके हिस्से की प्रॉपर्टी वापस उसे दे देगा। लेकिन विलियम तो कभी वापस आने वाला था ही नहीं, क्योंकि उसके साथ कुछ इस तरह का हादसा हो चुका था, और पूरी की पूरी कंपनी जब जॉन के कब्जे में आ चुकी थी तो उसके पास वो सारी चीजें आ गई जिसका एक टाइम में उसने ख्वाब देखा था। अब वो महंगे महंगे शौक पालने लगता है, और इसी बीच उसे पता चलता है कि एक ओनस्लिट नाम का एक होटल है जहां पर काफी ज्यादा रईस लोग रहा करते हैं, और वहां पर जो फैसिलिटी उन्हें मिलती है उनके तो कहने ही क्या। अब पैसे की कमी तो उसके पास थी ही नहीं, तो उसने उस होटल में ही एक रूम रेंट पर ले लिया। वो उस होटल में रहने लगता है, और जिस भी तरह की उसकी वो कंपनी अब चल रही थी इसी तरह वो चलती रही, और जब भी उसे पैसे की जरूरत पड़ती तो वो कंपनी के किसी न किसी एक हिस्से को बेच देता। उसके बाद पैसा आ जाता और वो फिर से अय्यासी करने लगता। अब उसे जुए की भी लत पड़ चुकी थी, सुबह शाम वो शराब पिया करता था, हर महंगे शौक वो पालने लगा था, और इसी तरह उसकी जिंदगी चल रही थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब उसके वो सारे पैसे खत्म हो गए, और अब उसके दिमाग में ये बात चलने लगी कि अब उसे इनकम का एक नया सोर्स चाहिए। तो इसी तरह किसी अमीर बंदे को वो ढूंढ रहा था जिसे वो अपना शिकार बना सके, जिसके तौर पर उसके सामने आता है डॉक्टर ओकेबॉल। वो लोग अपना घर बेचना चाहते थे क्योंकि उन्हें पैसे की काफी ज्यादा जरूरत थी। जॉन डॉक्टर के घर पर जाता है और वहां पर जाकर उन लोगों ने बातचीत करना शुरू किया कि ये घर कितने का वो बेच देंगे, और इसी तरह की काफी सारी और भी बातें। लेकिन उसी टाइम जॉन को इस बारे में भी पता चलता है कि डॉक्टर के घर पर काफी सारी बंदूकें रखी हुई हैं, और अभी तक वो अपने सारे विक्टिम्स को हथौड़े या फिर डंडे से मारता आया है कि उन्हें अब की बार अपग्रेड किया जाए और उन्हें भी बंदूक से मारा जाए। यही बात सोचकर वो वहां से एक बंदूक चुरा लेता है। इसके बाद उसने डॉक्टर से ये बात कही कि आप लोग आ जाइएगा, मैं पैसे तैयार रखूंगा। जिसके बाद डॉक्टर और उसकी वाइफ जा पहुंचती हैं उसी जगह पर जहां पर जॉन ने उन्हें बुलाया था। जब डॉक्टर जॉन के पास पहुंचते हैं तो जॉन ने ये बात कही कि चलो ठीक है, आ जाइए आप लोग, अगर घर पर आ ही चुके हैं तो अंदर आ जाइए। और वहीं टेबल पर कुछ एक कागज रखे हुए थे, तो जॉन ने ये बात कही कि आप लोग साइन कर दीजिए कि अब ये घर मेरा है, मैं आप लोगों को पैसे दे देता हूँ। वहीं पास में ही एक सूटकेस रखा हुआ था, और डॉक्टर ने ये बात सोची कि शायद पैसे इसमें होंगे, जिसके चलते वो साइन करने के लिए आगे बढ़ता है। डॉक्टर की वाइफ भी उन कागजों को देख ही रही थी कि तभी 2 गोलियों की आवाज आती है, क्योंकि जॉन ने उन दोनों के सिर पर गोलियां मार दी थी। इतना होते ही वो मारे गए, और उसके बाद उसने उन दोनों को ही सल्फ्यूरिक एसिड में डबो दिया और उन दोनों को भी कीचड़ बना दिया। अब जॉन के पास वो घर आ चुका था क्योंकि डॉक्टर ने उन कागजों पर साइन कर दिए थे। तो जॉन ने वो कागज उठाए और उस घर को फिर से सेल पर डाल दिया। उस घर को खरीदने वाले काफी सारे और भी लोग आए, और आखिरकार जॉन ने उन्हें वो बेच दिया। अब पैसे जॉन के पास काफी सारे आ चुके थे, तो उसने ये बात सोची कि यार अब इस छोटे से कमरे में मैं और कितने लोगों की जान लूंगा, तो मुझे एक बड़ी सी जगह चाहिए जहां पर पूरे तरीके से मैं अपने कारनामों को अंजाम दे पाऊं। तो उसने एक बंद पड़ी फैक्ट्री को खरीद लिया जो कि काफी ज्यादा गंदी थी, लेकिन जॉन को ये बात पता थी कि उसे साफ सफाई से क्या मतलब है। यहाँ पर जो उसे काम करना है वो तो बड़े ही आराम से कर पाएगा, और बाकी बचे पैसों से वो फिर से अपनी अय्यासी पर जुट जाता है। और जैसे ही अब की बार उसके पैसे खत्म होते हैं तो वो निकल पड़ता है एक और ऐसे ही शिकार के लिए जो कि उसे काफी सारे पैसे दे पाए। तो उसकी मुलाकात होती है ओलिव नाम की एक बूढ़ी महिला से। इस महिला को पता था कि जॉन एक पहुंचा हुआ इंजीनियर है जिसे केमिकल्स की काफी ज्यादा नॉलेज है, तो वो उसके पास आती है और ये बात जॉन को बताती है कि वो डुप्लीकेट नेल्स बनाने की एक फैक्ट्री डालना चाहती है, और इसमें किस तरह का खर्चा आएगा, कितना खर्चा आएगा, किस तरह के क्या कुछ चीजें उसे चाहिए होंगी, ये सारी बातें वो जॉन से पूछती है। तो जॉन ने भी इस चीज में अपना इंटरेस्ट दिखाया और उसने ये बात कही कि आप अकेली नहीं हैं, आप खुलकर इस काम को कीजिए, जिस भी तरह की हो पाएगी मैं आपकी मदद करूंगा। वो उस महिला के काफी ज्यादा नजदीक आ गया और वो सारी बातें वो जानने की कोशिश करता है कि आखिरकार इस महिला के परिवार में कौन कौन है और इसके पास कितनी कुछ संपत्ति है।
जैसे ही उसे इन सब बातों के बारे में पता चलता है कि इसके आगे पीछे कोई भी नहीं, ये सिर्फ एक फैक्ट्री डालना चाहती है जिसमें डुप्लीकेट नाखून बन पाए, तो जॉन ने उसकी पूरी मदद की और वो ये बात कहता है कि आप इस फैक्ट्री में अकेली नहीं, जबकि मैं भी आपके साथ इसमें बराबर काम करूंगा। ये बात बोलकर वो दोनों फैक्ट्री स्टार्ट कर लेते हैं और एक टाइम ऐसा आया जब जॉन ओलिव से कहता है कि हमारे पास एक और बड़ी जगह है, अगर हम लोग वहां पर अपनी फैक्ट्री डाल देते हैं तो हमारा कमीशन डबल हो जाएगा और हम लोग दुगना प्रोडक्शन कर पाएंगे, जिसके बाद हमारी कंपनी काफी ज्यादा जल्दी फेमस हो जाएगी। ओलिव इस बात के लिए राजी हो गई और वो ये बात पूछती है कि आखिरकार हमारी ये फैक्ट्री कहां पर है। फिर जॉन उसे लेकर उस फैक्ट्री में आ पहुंचता है जो कि उसने कुछ एक दिन पहले ही यहाँ पर खरीदी थी और ओलिव भी उसके साथ साथ आ जाती है। अब जॉन के पास यहाँ पर हथियार के तौर पर एक गन मौजूद थी, तो ओलिव के यहाँ पर आते ही उसने उसे भी शूट कर दिया और उसके बाद एक ड्रम में सल्फ्यूरिक एसिड को डालकर उसमें ओलिव को पूरे तरीके से डुबो दिया। ओलिव अब सल्फ्यूरिक एसिड में डूब चुकी थी और उसके बाद उसने ऊपर का ढक्कन लगा दिया और वो वापस जाकर उसी फैक्ट्री में काम करने लग जाता है, जिसके 2-3 दिन बाद ही उसने ये कंप्लेंट डाली कि मेरी इस कंपनी में मौजूद पार्टनर काफी दिनों से लापता है। लेकिन जॉन को इस बारे में नहीं पता था कि ओलिव की एक दोस्त भी है और जॉन के साथ जाने से पहले ओलिव ने ये बात अपनी उसी दोस्त को बताई थी कि वो इस तरह एक नई फैक्ट्री देखने के लिए जॉन के साथ जा रही है। तो वो महिला जॉन के पास आती है और ये बात पूछती है कि आखिरकार वो कहाँ पर है। जॉन ने ये बात कही कि मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ पर गई, लास्ट टाइम वो इस टाइम मुझे मिली थी और उसके बाद वो मुझे कभी मिली ही नहीं। तो उस महिला ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग मिले थे तो ओलिव ने उसे ये बात बताई थी कि वो जॉन के साथ एक नई फैक्ट्री देखने के लिए जा रही है और उसके बाद से ही ये गायब हुई है। जॉन कहता है कि मुझे भी उनकी सच में ही काफी ज्यादा फिक्र है, क्योंकि नई नई अभी हम लोगों ने फैक्ट्री डाली है और वो इस तरह से गायब हो गई, और अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ पुलिस स्टेशन चल सकता हूँ, वैसे भी मैंने उनकी मिसिंग कंप्लेंट डाल दी है। तो वो दोनों ही पुलिस स्टेशन जा पहुंचते हैं और पुलिस वाले भी काफी सारी तहकीकात करते हैं ओलिव को ढूंढने के लिए, लेकिन ओलिव नहीं मिलती। तो ओलिव की दोस्त ने पुलिस वालों को ये बात बताई कि जो ये बंदा है इसी के साथ वो मेरी दोस्त थी, वो आखिरी टाइम में गई थी, वो मुझे बता कर गई थी कि वो इसके साथ किसी फैक्ट्री वगैरह में जा रही है और उसके बाद वो कभी दिखी ही नहीं। तो हो ना हो मुझे पूरा यकीन है कि इसी बंदे ने उसे गायब किया है। तो पुलिस जॉन से बात करती है, लेकिन जॉन ने इन सभी बातों से साफ इनकार कर दिया कि उसे नहीं पता कि ओलिव कहाँ पर है। तो पुलिस ने जॉन के इतिहास को खंगालना शुरू किया कि आखिरकार ये बंदा अपनी पास्ट लाइफ में क्या कुछ रच चुका है, और पुलिस को पता चलता है कि ये बंदा पहले भी काफी बार फ्रॉड के लिए अंदर जा चुका है। एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि इसके मालिक ने इसे वैसे ही छोड़ दिया था, और आज से पहले भी 2 बार ऐसा हुआ है जब इसके कंपनी पार्टनर या तो गुम हो गए या वो बड़े ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और वो दोबारा कभी वापस आए ही नहीं। तो पुलिस को जॉन के ऊपर शक होने लगता है और उन्होंने जॉन से ये बात कही कि चलो ठीक है, तुम्हारी वो हमें फैक्ट्री ही दिखा दो कि आखिरकार वो कहाँ पर है जहाँ पर तुम आखिरी बार उसे लेकर गए थे। तो जॉन बोलता है कि कोई बात नहीं, आप लोग मेरे साथ चलिए। जिसके बाद जॉन उन पुलिस वालों को लेकर उसी फैक्ट्री में चला जाता है जहाँ पर उसने ओलिव को एसिड में पिघला दिया था। यहाँ की सबसे बड़ी जो मेन दिक्कत थी वो ये थी कि पिछले वाली जगह पर तो जॉन इन सभी लोगों को मारकर नाले में बहा दिया करता था, लेकिन यहाँ आसपास में कोई भी नाला नहीं था, जिसके कारण उसने ओलिव की बॉडी को कहीं पर भी नहीं बहाया और आज के टाइम में भी वो उसी ड्रम में थी। पुलिस वाले वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर पहुंचते ही उन्हें काफी ज्यादा गंदी बदबू आती है और पुलिस वालों को शक होने लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा गलत है जो कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो पुलिस वालों ने अपने तौर पर तहकीकात करनी शुरू की और धीरे धीरे कर उन्हें वहां पर काफी सारा एसिड मिलता है और उसके बाद एक ऐसी जगह पर भी वो लोग पहुंचते हैं जहां पर एक ड्रम में कीचड़ जैसा कुछ मौजूद था। पुलिस वाले जॉन से पूछते हैं कि आपने यहाँ पर इतना सारा एसिड क्यों इकट्ठा कर रखा है। तो जॉन ने कहा कि मैं अलग अलग तरह की काफी सारी फैक्ट्रियों में काम करता रहता हूँ और उन्हीं का कुछ एक सामान ये यहाँ पर भी है। तो उन लोगों ने ये बात भी पूछी कि आखिरकार ये कीचड़ जैसी चीज क्या है जिसके नीचे काफी सारा एसिड है। तो जॉन ने कहा कि ये एसिड यहाँ पर काफी दिनों से है और हो सकता है यहीं आसपास का कोई ना कोई ऐसा मटेरियल इसमें गिर गया होगा जिसके कारण ये इस तरह का हो गया है। तो वहां पर मौजूद पुलिस वालों ने उस एसिड को ही छानना शुरू कर दिया और देखना शुरू किया कि आखिरकार ये क्या है। और धीरे धीरे कर जब पुलिस वाले थोड़ी और तहकीकात करते हैं तो उन्हें उस एसिड के अंदर से हड्डियां मिलनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इस एसिड ने ओलिव के बाकी शरीर के हिस्सों को तो गला दिया था लेकिन वो उसकी हड्डियों को नहीं गला पाया, क्योंकि शायद ये वही एसिड था जिससे इसने पहले वाले लोगों की भी जान ली थी और उसी एसिड को इसने फिर से यूज करने के बारे में सोचा होगा। अब तक इसकी पावर
पावर आधी हो चुकी थी और वो ओलिव की सिर्फ और सिर्फ बॉडी को ही गला पाया, उसकी हड्डियों को नहीं। और ये सारी बातें पता चलते ही, ये सबूत मिलते ही जॉन को पुलिस ने वहीं पर अरेस्ट कर लिया। वो लोग उसे अपने साथ लेकर जाते हैं और उसके ऊपर पूरी तहकीकात करते हैं, जिसके बाद पुलिस को पता चलता है कि जॉन ने आज तक लगभग 6 लोगों की इसी तरह जान ले ली है। इसका केस जब कोर्ट में पहुंचता है और वहां पर जब इस केस पर तहकीकात हो रही थी तो जॉन ने पूरे तरीके से बताया कि वो अपने विक्टिम को पहले तो मार दिया करता था, उनके शरीर के किसी न किसी एक हिस्से को काटकर उसके बाद उनका जो ब्लड होता था उसे गिलास में डालकर कभी कभार तो वो पिया करता था, क्योंकि शायद वो इस बात को साबित करना चाहता था कि वो दिमागी तौर पर थोड़ा हिला हुआ है और मेंटली तौर पर कोई बंदा बीमार है तो उसे मौत की सजा नहीं दी जा सकती, उसे या तो हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा या फिर उसे उम्र कैद की सजा दी जाएगी। लेकिन जब डॉक्टर्स ने उसका मेंटली चेकअप किया तो उन लोगों का यही कहना था कि ये पूरी तरीके से मेंटली फिट है और ये सब काम इसने अपने होशो हवास में किए हैं, जिसके बाद उसे मौत की सजा सुना दी गई। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि आदमी ज्यादा से ज्यादा कितना सनकी हो सकता है? और उसमें भी क्या आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति ऑनलाइन सबको इस बात का इनविटेशन देगा कि मैं तुम्हें खाना चाहता हूं और वहां पर भी काफी सारे ऐसे लोग मौजूद होंगे जो उसका इनविटेशन एक्सेप्ट करके कहेंगे कि हाँ मुझे खा लो। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ मैं आज की स्टोरी में आपको बताने भी वाला हूं। लेकिन वीडियो शुरू हो उससे पहले ही मैं आप लोगों को वार्निंग दे दूं कि ये वीडियो कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे में अगर आप लोग कमजोर दिल वाले हैं तो प्लीज इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दीजिए, और अगर नहीं तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। ये घटना है 2001 की, जब जर्मनी में आर्मेन नाम का एक कंप्यूटर इंजीनियर बड़े ही मजे से अपनी जिंदगी बिता रहा था। अगर आर्मन को सामाजिक तौर पर देखा जाए तो ये काफी ज्यादा मेलजोल बढ़ाकर रखने वाला व्यक्ति था और इसके साथ ही काफी ज्यादा हेल्पफुल भी, क्योंकि वो हर एक व्यक्ति की छोटी से छोटी मदद हो या फिर बड़ी से बड़ी, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था कि वो सामने वाले की मदद कर पाए। लेकिन एक दिन आर्मन को कोर्ट में बुलाया जाता है, क्योंकि उसको जिसने कोर्ट में बुलाया था उसका कहना था कि उसने एक इंसान को बड़े ही बुरे तरीके से पकाकर खा लिया है। लेकिन अगर हम स्टोरी में अगर थोड़ा पीछे जाते हैं, यानी कि आर्मंड की पिछली जिंदगी में, तो घटना शुरू होती है जब आर्मंड 8 साल का था। उस टाइम से ही उसे इस बात से काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहा था कि यार अगर मैं किसी व्यक्ति को अगर मैं भून कर खाऊं, काट कर खाऊं तो मुझे कैसा लगेगा, मुझे कितना मजा आएगा। इस बारे में वो सिर्फ अभी सोच ही रहा था। तो टाइम आता है साल 1999 का, जब उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। और इस घटना के बाद तो वो पूरी तरह से अपने घर पर भी अकेला रह जाता है, क्योंकि अब तक तो वो अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड करता था। लेकिन अब अगर हालात देखे जाएं तो आर्मंड पूरी तरह से अकेला रह गया था और उसके दिमाग में काफी बार ये ख्याल आता था कि यार मैं अगर किसी व्यक्ति को खाऊंगा तो उसे कैसा लगेगा और मुझे कितना मजा आएगा। बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि वो चाहता हो कि किसी को मैं सिर्फ पकड़ूं, उसको बुरी तरीके से मारूं और खा जाऊं, क्योंकि वो चाहता था कि कोई व्यक्ति खुद उसके पास आए और कहे कि मुझे काट कर जिस तरह भी तुम खाना चाहते हो उस तरह खा लो। जिसके लिए उसने इंटरनेट पर एक पोस्ट भी डाली। उसने कहा कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि अपने आप को मेरे पास लाकर कैनिबलाइज करना चाहता है, यानी कि साफ साफ उसका मतलब ये था कि वो मेरे पास आकर अपनी पूरी बॉडी मुझे समर्पित कर दे कि तुम जो कुछ भी मेरे शरीर के साथ करना चाहते हो तुम कर सकते हो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ और सिर्फ खुद के ही शरीर के साथ जो तुम हरकतें करने वाले हो सिर्फ उन्हें चुपचाप बैठकर देखता रहूंगा। उसने एक तरफ ये पोस्ट डाल तो दी, लेकिन पता नहीं कि इस तरह के सिरफिरे लोग आते कहां से हैं, क्योंकि वहां पर काफी सारे ऐसे लोग मौजूद थे जो वहां पर आकर कमेंट करने लगे और आर्मन को कहने लगे कि हाँ मैं इस चीज के लिए तैयार हूं। और आर्मन ने जैसे ही इस चीज के प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहा तो लगभग सभी लोग वहां से बायकॉट कर गए, यानी कि आखिरी स्टेज पर जब वो ये कहता है कि हाँ तुम मेरे घर पर आ जाओ और यहाँ पर मैं तुम्हें अपने तरीके से काट कर खुद खाऊंगा, तो वो लोग वहां पर जाते ही नहीं थे। और इसी तरह टाइम बीतता रहा और उसके पास काफी सारे ऐसे कमेंट आते रहे और फेक लोग भी आते रहे जो कि बाद में उसको इस चीज से मना कर देते हैं। और इसी तरह चलते चलते उसके सामने आता है बर्न ब्रैंडेस, जो कि 43 साल का एक काफी ज्यादा होनहार इंजीनियर भी था।
वैसे तो वो अपनी जिंदगी में पूरी तरह से वेल सेटल्ड था, उसे किसी तरह की कोई पैसे की या फिर किसी घर परिवार की किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन वो इंजीनियर आर्मेंड के पास आता है और आर्मेंड को बोलता है कि जैसा तुम चाहो मेरे बॉडी के साथ कर सकते हो, अगर इसे खाना चाहो खाओ और उबालना चाहो तो उबालो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। और बस फिर क्या था, आर्मेंड को तो बिल्कुल ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत थी। जिसके बाद टाइम आता है 9 मार्च का, जब वो इंजीनियर खुद आर्मेंड के पास जाकर कहता है कि लो मैं आ गया, अब जैसा भी तुम मेरे साथ करना चाहो, किसी भी तरह के अगर मेरे बॉडी पार्ट्स को खाना चाहो तो तुम खा सकते हो, मैं इस चीज की तुम्हें पूरी इजाजत देता हूँ। वैसे ये बात काफी ज्यादा खास है कि यार आखिरकार कोई व्यक्ति इस तरह जाकर किसी को अपने आप को कैसे सौंप सकता है कि जिस भी तरह तुम मुझे खाना चाहो या फिर तलना चाहो, कुछ भी तुम मेरे साथ कर सकते हो। जिसके बाद वो उसके घर पर जब जाता है तो सबसे पहले वो उसका वेलकम करता है और उसे अपने कमरे में ले जाकर वहां पर लगभग उसे 20 से 25 नींद की गोलियां दे देता है। उसके अलावा वो उसे एक दारू की बोतल भी देता है, जिसे देखते ही देखते उस इंजीनियर ने लगभग आधा कर दिया। और यानी कि पूरी तरह से अगर देखा जाए तो उससे ज्यादा जल्दी इंजीनियर को थी कि ये इसे मारकर पूरी तरह से खा जाए। इंजीनियर अब लगभग पूरी तरह से नशे में टुल था और इस बात का उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। जिसके बाद आर्मेंड उसे एक कमरे में लेकर जाता है और उसे वहां पर एक बेड पर लिटा देता है। इंजीनियर को वहां पर लिटाने के बाद आर्मेंड उसके हाथ पर बड़े ही बुरे तरीके से बाइट करता है, मानो वो उसके हाथ को काट कर ही अलग कर देगा। लेकिन इस टाइम अगर बात इंजीनियर की जाए तो वो पूरी तरह से सुन पड़ चुका था, लेकिन वो बिल्कुल इस चीज को देख सकता था कि आर्मेंड उसके साथ क्या कर रहा है। लेकिन आर्मेंड से जब उसका हाथ काट कर अलग नहीं किया जाता, यानी कि जब वो उसे मुंह से काट रहा था और उससे वो अलग नहीं हुआ, तो वो अपने रसोई में जाकर एक बड़ा सा नाइफ लेकर आता है और उस चाकू की मदद से वो उसका एक हाथ अलग कर देता है। वहां पर बड़े ही बुरे तरीके से जब उसने उसका हाथ काटा तो खून चारों तरफ फैलने लगा। लेकिन आर्मेंड को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि उसका ब्लड बड़े ही बुरे तरीके से उसकी बॉडी से बाहर निकल रहा है। वो उसके उस हाथ को अपने रसोई में ले जाता है और वहां पर पकाने लगता है। वो उसके ऊपर अलग अलग तरह से तड़का लगाता है और उसके ऊपर अलग अलग तरह की नमक मिर्च डालकर उसे भूनने लगता है। दूसरी तरफ अगर बात उस इंजीनियर की जाए तो वो अभी भी मतलब होश में अभी भी था और सब चीज़ों को देख पा रहा था। लेकिन जैसे ही उसने इतनी सारी पिल्स ली थी, जैसे कि नींद की गोलियां और वो उसकी आधी बोतल जो कि उसने पहले ही गटक कर आधी कर दी थी, उसके नशे में वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ अगर बात आर्मेंड की जाए तो वो अभी भी उसका तड़का लगाने में पूरी तरह से बिजी चल रहा था, जहां वो उसके हाथ को लेकर पूरी तरह से तड़का लगाने के बाद वापस ले आता है और वहीं पर पड़े उस इंजीनियर को भी दिखाता है कि यार देखो ये पककर कितना ज्यादा लाजवाब हो चुका है। और जब इंजीनियर उसकी तरफ देखता है काफी ज्यादा खुश होता है कि यार वाओ तुमने आखिरकार कर दिखाया। लेकिन ये बात अभी तक किसी की भी समझ में नहीं आ रही थी कि एक आदमी तो उसे खाने के लिए पागल हो रहा है और एक आदमी ऐसा भी है जो कि खुद का ही जानी दुश्मन बन चुका है, क्योंकि वो खुद के ही कटे हुए हाथ को देखकर बोल रहा है कि ये कितना ज्यादा लाजवाब है। वो दोनों ही मिलकर उस हाथ को खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं पका था, जिसके चलते आर्मेंड कहता है कि यार ये तो अभी भी कच्चा है, चलो मैं इसे दोबारा से पका कर लाता हूँ। वो वहां पर रसोई में वापस जाता है और वो उसे फॉइल्ड पेपर में कवर करके वापस ओवन में डाल देता है। और जब वो उसे ओवन से बाहर निकाल कर वापस इंजीनियर के पास लाता है तो कहता है कि यार अब की बार ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है, जरा तुम इसे खा कर देखो। जिसके बाद वो दोनों ही मिलकर यानी कि उस इंजीनियर के हाथ को खाते हैं। ये सुनने में काफी ज्यादा अजीब आप लोगों को भी जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है। जिसके बाद आर्मेन उसे बड़े ही मजे से खाता है, लेकिन इंजीनियर उसे इतने अच्छे से नहीं खा पाता क्योंकि उसका काफी सारा ब्लड बह चुका था और वैसे भी उसने काफी सारी स्लीपिंग पिल्स ले रखी थी और ऊपर से उसने दारू भी तो गटक रखी थी, जिसके चलते वो लगभग हम कह सकते हैं कि वो अधमरा हो चुका था। जिसके बाद आर्मेंड उसकी मदद करता है और वो उसे अपने बाथरूम में ले जाता है और वहां पर मौजूद बाथटब में उसे लेटा देता है और वहां पर बैठकर वो थोड़ी देर बत्ते भी मारते हैं। वैसे तो इंजीनियर काफी ज्यादा बुरी हालत में था और लगभग वो अधमरा हो चुका था, लेकिन अभी भी अगर बात आर्मेंड की जाए तो वो उसके साथ बड़े ही मजे से चाव से बत्ते मार रहा था।
वो थोड़ी देर तक और इसी तरह बैठकर बत्ते मारते हैं, जिसके बाद इंजीनियर लगभग बेहोश होने लगता है। आर्मेंड कहता है कि लगता है अब तुम्हारा आखिरी टाइम आ चुका है, जिसके बाद वो वापस अपने किचन में जाता है और वहां से वही धारदार चाकू लेकर आता है और इंजीनियर की गर्दन पर रखकर उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। जिसके बाद वो उसके सर को उठाता है और बाहर ही मौजूद अपने गार्डन में गाड़ आता है, जहां मौजूद उसके बाकी बॉडी पार्ट्स को वो अपने रसोई में ले जाकर हुक से उल्टा टांग देता है और उसकी बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। आर्मेंड को जब कोर्ट में ले जाया गया तो उसने ये सभी बातें बताई कि वो मीट लगभग उसका 10 सालों तक चला था। वो उसे बड़े ही प्यार से संभाल कर फ्रिज में रखता है और उसने एक फ्रिज तो स्पेशल इसीलिए बना रखा था कि यार एक मेरा दोस्त था जो आया था मेरे पास और उसने कहा था कि हाँ, जिस भी तरह से तुम मेरी बॉडी को यूज करना चाहते हो उसके लिए तैयार हूं, तो उसकी बॉडी को मुझे सजा कर रखना है, क्योंकि वो रोजाना की रोजाना उसकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को खाया करता था और जो बॉडी के पार्ट्स बच जाया करते थे, यानी कि वो बहुत ही कम मात्रा में उसे खाने के लिए लिया करता था, तो बाकी बचे पार्ट्स को फ्रिज में रख देता। और इसी तरह लगभग वो हर रात जब उसे खाता तो वो अपनी टेबल पर पूरी तरह से कैंडल लाइट जलाता और अपने खाने के साथ साथ उसे बिल्कुल एक स्पेशल तरह की डिश बनाकर रखता कि इसे तो मुझे सबसे आखिर में खाना है। और उसके बाद भी उसके पास इसी तरह के लोगों के अलग अलग रिप्लाई आते हैं कि हाँ, हम हमारी बॉडी को तुम्हें सौंपना चाहते हैं, लेकिन उसने बाकी किसी व्यक्ति को इस तरह बुलाकर उसे जान से नहीं मारा। जबकि उसका ये एडवर्टाइजमेंट एक यंग लड़के ने देख लिया और उसे ये लगा कि ये काफी ज्यादा खतरनाक व्यक्ति हो सकता है, जिसके चलते उसने जल्द से जल्द जाकर पुलिस को इन्फॉर्म किया कि इस तरह एक व्यक्ति और लोगों से एडवर्टाइजमेंट करके पूछ रहा है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो मुझे अपने आप को सौंपने के लिए तैयार हो, क्योंकि मैं उसे खाना चाहता हूँ। पुलिस भी इस एडवर्टाइजमेंट को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हुई और उन लोगों ने बिना देरी किए आर्मेंड को उसके घर से उठा लिया। कोर्ट में ट्रायल के दौरान आर्मेंड ने बताया कि जब जब वो उस इंजीनियर को खाया करता था तो उसकी यादें उसके लिए ताजा हो जाया करती थी। वो उन सभी यादों को बड़े ही आराम से याद कर पाता जब वो दोनों आपस में बैठकर लगभग 3 से 4 घंटे उन लोगों ने बत्ते मारे थे। और इसके अलावा आर्मेंड का कहना यह भी था कि वो एक इंजीनियर था और उसकी इंग्लिश सच में ही लाजवाब थी और मैंने जब से उसे खाना शुरू किया है मेरी भी इंग्लिश काफी ज्यादा सुधर गई है। जब इस बात पर पूरी तरह से रिसर्च की जाती है, छानबीन की जाती है, तो इस केस को कोर्ट तक पहुंचाया जाता है और कोर्ट में जो ट्रायल चलती है तो वो सच में ही काफी ज्यादा लाजवाब रहती है, क्योंकि जर्मनी में उस टाइम कैम्बलिज्म इलीगल बिल्कुल भी नहीं था। वो अपनी सेफ्टी में कोर्ट के अंदर एक वीडियो टेप भी देता है जिसमें वो कहता है कि सर, मेरे पास इस तरह पूरी तरह से अपने आप को बचाने के लिए सबूत मौजूद है, क्योंकि जो व्यक्ति मेरे पास आया था उसने पूरी तरह से मेरे को समर्पित कर दिया था। उसने खुद कहा था कि तुम जो कुछ भी मेरे साथ करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो, मैं पूरी की पूरी अथॉरिटी तुम्हें देता हूँ। और इसके तौर पर मेरे पास ये वीडियो भी मौजूद है और उसके पास वीडियो के तौर पर उस रात की पूरी फुटेज मौजूद थी, जहां पर उस इंजीनियर ने आकर उससे जो जो कुछ कहा था और अपने आप को उसको समर्पित किया था, वो सभी की सभी बातें उसमें रिकॉर्ड हो चुकी थी। जिसका मतलब साफ साफ था कि इंजीनियर ये सब काम किसी भी दबाव या प्रेशर में नहीं कर रहा, जबकि वो खुद की मर्जी से ये सब कर रहा है। जब इसके ऊपर ट्रायल चल रहा था तो उसकी ऐसी अजीबोगरीब हरकतों को देखकर सबसे पहले जज ने ये कहा कि यार, हम लोग इसे बाद में देखेंगे, पहले इसे डॉक्टर को दिखाओ। जब डॉक्टर्स उसे चेक करते हैं तो डॉक्टर्स को पता चलता है कि इसे एक मेंटली डिसऑर्डर है और यही कारण था कि उसने ऐसी हरकतें कर दी। लेकिन अगर वो टाइम रहते अगर किसी डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप करवाता तो ये सब हरकतें वो कभी भी नहीं करता। लेकिन आखिरी में जब 2006 में इस केस का रिजल्ट सामने आया तो उन लोगों का मानना था कि यार, किसी ने भी किसी भी तरह से अपने आप को तुम्हें समर्पित कर दिया हो, चाहे पूरी तरह से खुला छोड़ दिया हो, लेकिन इस तरह तुम किसी की जान कैसे ले सकते हो, क्योंकि आखिरकार वो भी तो एक इंसान है। अगर कोई तुम्हें ज्यादा छूट देगा तो क्या तुम इसकी जान ही ले लोगे? जिसके चलते उसे उम्र कैद की सजा मिली और जब उसे जेल में भेजा गया तो उस टाइम उसका इलाज चल रहा था और इलाज से उसे काफी ज्यादा सुधार भी मिला, क्योंकि उसने आखिरी टाइम जब जेल में वो जा रहा था तो
उसने कहा था कि अगर मैं टाइम रहते अगर जाकर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करता तो शायद मेरी इस तरह की आज हालत ना होती। वो काफी ज्यादा एक होनहार व्यक्ति था, जिसके चलते वो एक किताब भी लिख रहा था। तो उसने उस किताब में भी लिखा कि मैंने जो कुछ भी किया है वो काफी ज्यादा गलत है। और इसके अलावा मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप जाकर डॉक्टर से जरूर मिलिए, ताकि आप लोग भी कुछ इस तरह गलत कदम ना उठा लें। और ये सब होने के बाद तो वो पूरी तरह से वेजिटेरियन भी बन गया। और ये बात तो हुई सिर्फ और सिर्फ आर्मेंट की, लेकिन दूसरी तरफ उस इंजीनियर के दिमाग में आखिरकार ऐसा क्या चल रहा था जो वो पूरी तरह से आकर अपने आप को इस व्यक्ति को समर्पित कर देता है कि यार तुम जो कुछ भी मुझे करना चाहो तुम कर सकते हो। क्योंकि वो व्यक्ति जब इसके पास आया था तो उसके पास ना तो किसी तरह की पैसे की कमी थी और ना ही किसी गर्लफ्रेंड की, क्योंकि जब वो यहाँ पर आया था इससे मिलने के लिए तो उस टाइम भी इसके पास एक गर्लफ्रेंड मौजूद थी। लेकिन आखिरी टाइम में उसका ब्रेकअप उसकी गर्लफ्रेंड के साथ इसलिए हो गया था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड को पता चल गया था कि इसका इंटरेस्ट लड़कियों में नहीं जबकि लड़कों में है। दरअसल बात अगर इंजीनियर की जाए तो वो भी एक डिसऑर्डर के चंगुल में ही फंसा हुआ था, जिसके चलते अगर साफ तौर पर अगर बात की जाए तो वो अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। वैसे तो वो अपनी जिंदगी में पूरी तरह से फिट था, लेकिन उसकी इस मेंटल डिसऑर्डर ने जान ले ली। और आप लोगों को पता ही है कि अगर मेंटल इलनेस का अगर टाइम रहते इलाज ना करवाया जाए तो इस व्यक्ति की तरह ही वो किसी न किसी तरह अपनी जान दे देगा। अक्सर कुछ लोगों को अगर कोई समस्या होती है तो काफी सारे लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वहीं काफी सारे लोग ऐसे भी मौजूद हैं तांत्रिक के पास जाकर झाड़ फूक करवाते हैं ताकि वो थोड़ा जल्दी ठीक हो सके। लेकिन कई बार ये चीजें काम करती हैं तो कई बार नहीं। और ऐसे में देखा गया है कि काफी सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि तांत्रिक पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि वो सिर्फ उनकी हेल्थ से रिलेटेड नहीं, कई बार ऐसा इलाज भी कर देते हैं जिसका इलाज डॉक्टर्स के पास भी नहीं होता, जैसे कि काला जादू वगैरह वगैरह। वैसे दोस्तों आज की जो घटना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ इंडोनेशिया की, जहां 1986 में एक महिला अहमद सुरदाज नाम के एक तांत्रिक के पास अपनी समस्या लेकर जाती है। वैसे दोस्तों आज की स्टोरी काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है और ऐसे में अगर आप लोग कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हैं तो इस वीडियो को प्लीज यहीं पर छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आगे हम लोग इस व्यक्ति के बारे में और ज्यादा खुलकर बातें करने वाले हैं। जिसके बाद अहमद उसे कुछ देर के लिए तो अपने घर पर रखता है और उसके बाद उसे अपने गन्ने के खेत में ले जाता है। वहां पर उसने लगभग 3 से 4 फुट का एक गड्ढा खोद रखा था, जिसमें अहमद ने उस महिला को कहा कि तुम इस गड्ढे में घुस जाओ। वो महिला उस गड्ढे में घुस जाती है और उसके बाद अहमद कुछ तंत्र साधना शुरू कर देता है। वो काफी सारे मंत्र बोलने लगता है और उसके बाद उस गड्ढे में मिट्टी डालने लगता है। वो महिला काफी ज्यादा घबराने लगी कि तांत्रिक महाराज मैं आपके पास अपनी समस्या लेकर आई थी, लेकिन आप ये अजीब सी चीजें क्या कर रहे हैं? लगता है थोड़ी देर और आप इसी तरह मिट्टी डालते रहे तो मैं पूरी तरह से इस गड्ढे में ही दब जाऊंगी। जिसके बाद उसने कहा कि तुम चुप रहो, मुझे जो मेरा प्रोसीजर है उसे कंप्लीट करने दो। वो लगातार इसी तरह मिट्टी डालता जा रहा था और एक टाइम ऐसा भी आया जब वो मिट्टी उस महिला के पेट से ऊपर जाने लगी। वो पूरी तरह से उसमें फंस चुकी थी और वो काफी ज्यादा घबरा भी गई थी कि मैं कहीं गलत तो नहीं आ फंसी। जिसके बाद अहमद ने एक ऐसी रस्सी ली जो कि पतली थी और काफी ज्यादा स्लिम भी। उसने उस रस्सी को महिला के गले पर लगाया और बुरी तरह से दबा दिया। जिसके बाद वो महिला बुरी तरह से तड़पने लगी। वो अपने आप को बचाने की काफी कोशिशें करती है, लेकिन वो नहीं बचा पाती क्योंकि वो पूरी तरह से मिट्टी में फंसी हुई थी। और देखते ही देखते लगभग 1-1.5 मिनट में वो महिला मर जाती है। उस महिला के मरते ही उसका जो फेस था उसका काफी ज्यादा बुरा हाल हो चुका था। उसके मुंह से बुरी तरह से लार टपक रही थी। जिसके बाद अहमद सुरजी ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में कोई भी सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि उसने जो उसके मुंह से जो लार टपक रही थी उसे पीना शुरू कर दिया। और उसके बाद उसे बाहर निकालकर उसके शरीर से पूरी तरह से सारे कपड़े हटाकर उसे वहीं पर गाड़ दिया। उसके कपड़ों को लपेटकर वो अपने साथ अपने घर पर ले गया और उसने उसे गाड़ते टाइम इस बात का भी ध्यान रखा कि उसका जो सिर है वो उसके घर की तरफ रहे। अभी तक आप लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा कि एक ऐसा तांत्रिक जिसके पास एक महिला अपनी समस्या लेकर आई थी, उस तांत्रिक ने उस महिला को ही मार डाला। ये आखिरकार किस तरह का व्यक्ति है जिसने अपने कस्टमर को ही मार डाला?
क्योंकि वो एक तांत्रिक था और उसकी जो वो महिलाएं थी वो उसके लिए एक कस्टमर बराबर ही थी। तो मैं आपको बता दूं कि उस टाइम से लगभग एक हफ्ता पहले ही अहमद के सपने में उसके पिताजी आए थे। वो भी अपने टाइम के एक काफी ज्यादा पहुंचे हुए तांत्रिक थे और उन्होंने अहमद को कहा कि तुम्हें अपनी शक्तियां बढ़ानी होंगी जिसके चलते तुम हर व्यक्ति की हर समस्या दूर कर सको, लेकिन तुम्हें और ज्यादा शक्तिशाली बनने के लिए कुल 70 ऐसी लड़कियों की लार पीनी होगी जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, लेकिन खास बात यह है कि वो मरी होनी चाहिए। जिसके बाद अहमद भी काफी ज्यादा सोच में पड़ गया कि मैं 70 ऐसी मरी हुई लड़कियां कहां से लाऊं जिनकी मैं लार पी सकूं। तो उसने सोच लिया कि जो लड़कियां मर जाती हैं उसके अगर मुंह से हाथों हाथ लार ना पी गई तो वो बाद में उनसे लार नहीं पी सकता, जिसके चलते उसने इस बात का डिसीजन लिया कि वो लड़कियों को खुद ही मारेगा और खुद ही उनकी लार पी लेगा। वैसे दोस्तों सोचकर देखिए कि ये कितना ज्यादा अजीब था और अहमद ने ये सब करने का फैसला ले भी लिया। जिसके बाद उसका मिशन सिर्फ इतना ही था कि उसे 70 ऐसी लड़कियों की जरूरत है जिन्हें वो हाथों हाथ मार सके, और उसमें ये जो महिला थी ये सबसे पहली थी। यानी कि अभी उसके जो उसने टारगेट रख रखा है उसमें 69 लड़कियां और चाहिए। वो अकेला ये सब नहीं सोच पा रहा था तो उसने अपनी पत्नी को इसके बारे में बताया। वैसे उसके पत्नी के बारे में आपको बताऊं तो उसकी 3 पत्नियां थी, और खास बात बताऊं तो वो तीनों ही बहनें थी, जिसमें सबसे बड़ी जो उसकी वाइफ थी उसका नाम मीनी था, और वही थी जो उसे हर तरह की हेल्प इन सब चीजों में किया करती थी। और अक्सर महिलाओं और आदमियों का उसके घर पर आना जाना लगा रहता था, जिसके चलते आम लोगों को इस बात पर शक भी नहीं हुआ कि ये किसी तरह का कोई गैर कानूनी काम कर रहा है, क्योंकि वो एक तांत्रिक था। और आम बात है कि उसके पास अलग अलग लोग अपनी समस्या लेकर आते रहते थे, लेकिन अभी भी उसे इस बात की दिक्कत थी कि यार मैं इतनी सारी लड़कियां कहां से लाऊंगा जिनकी शादी ना हुई हो और वो अभी जवान हो। जिसके बाद उसका ध्यान गया प्रोस्टिट्यूट पर, क्योंकि वो अक्सर रात के समय ही निकलती हैं और उनके साथ कोई नहीं होता, वो पूरी तरह से अकेली होती हैं। और इसी बात का फायदा अहमद ने उठाना चाहा, जिसके बाद वो हर शाम बाजार जाता और एक ना एक प्रोस्टिट्यूट को अपने साथ ले आता, और उसके बाद उसे उसी तरह अपने गन्ने के खेत में ले जाकर उसे वहां पर खड़ा कर देता और मिट्टी भरने लगता। जब वो उससे पूछती कि ये सब क्या चल रहा है तो वो उसे कहता है कि ये तुम्हारे लिए कुछ खास नहीं, ये मेरा ही एक नया अंदाज है। जिसके बाद देखते ही देखते वो उस गड्ढे को पूरी तरह से मिट्टी से भर देता और वो महिला उसके अंदर फंस जाती। जिसके बाद वो अपना तार लेता, उसका गला घोट देता और उसके बाद उसकी लार पीता। और प्रोस्टिट्यूट का फायदा ये भी था कि जो महिलाएं इस प्रोस्टिट्यूशन में आती हैं उसके जानकार बहुत ही कम होते हैं, और ऐसे में उनके अपने फैमिली मेंबर्स से भी कुछ ज्यादा अच्छे रिलेशन नहीं होते, और काफी तो ऐसी होती हैं जिनके फैमिली मेंबर्स से बात ही नहीं होती। जिसके चलते बात साफ साफ यही है कि अगर ऐसी महिलाएं शहर से गायब भी हो जाएं तो इनके बारे में कोई पूछने वाला नहीं होगा। जिसके बाद अहमद ने प्रोस्टिट्यूट्स हुई या फिर उसकी कोई ऐसी कस्टमर हुई जो उसके पास इलाज करवाने के लिए आती, तो वो उसे भी उसी तरह अपने गन्ने के खेत में ले जाकर खड्डे में घुसाकर उसे मिट्टी से ढक देता और उसके बाद उसका गला घोट देता। ऐसे में कोई महिला अपनी मदद भी नहीं कर पाती, और जब वो उसकी लार को पी लेता तो वो उसके सभी कपड़ों को उतार कर वहीं उसे खेत में गाड़ देता। और इस बात का ध्यान वो हमेशा रखता था कि उसका जो सिर है वो उसके घर की तरफ रहे, क्योंकि उसके पिताजी ने कहा था कि इनसे ही उसे ताकत मिलेगी, और अगर उनका जो सिर हुआ वो उनके घर की तरफ रहेगा तो उसे और ज्यादा पावर्स मिलेंगी। उसे कुल 70 ऐसी लड़कियों की जरूरत थी, जिसके चलते वो दिन रात मेहनत कर रहा था, और इसी तरह मेहनत करते करते उसे लगभग 11 साल बीत जाते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि उसे हर रोज इस तरह से कोई लड़की मिले या फिर हर महीने मिले। उसे इस चीज के लिए काफी ज्यादा लंबा इंतजार भी करना पड़ता था, और ऐसे में उनके ऊपर कोई शक ना करे, इसीलिए वो ये सब काम बड़े ही आराम से और शांति से कर रहा था। वो इसी तरह लगातार लड़कियों को लाता, वहां पर गड्ढे में डालता, उनका गला घोटता, कपड़े उतार कर उन्हें वहीं पर छोड़कर उसके कपड़े अपने साथ ले जाता। वो उनके कपड़े इसलिए उतारता था क्योंकि
जो बॉडी है वो डिकम्पोज काफी जल्दी हो जाती है, लेकिन अगर बात कपड़ों की जाए तो वो इतने ज्यादा जल्दी नहीं गलते, जिसके चलते वो जल्दी से जल्दी साथ के साथ निशान मिटाना चाहता था। इसीलिए वो अपने गन्ने के खेत में उनकी सिर्फ बॉडी को गाड़ता और उनके कपड़ों को साथ में ले जाकर उन्हें कहीं ना कहीं किसी और जगह ठिकाने पर लगा देता। उसे ये सब करते लगभग 11 साल बीत चुके थे, जिसके बाद टाइम आया 24 अप्रैल 1997 का, जब कमला देवी नाम की एक महिला उसके पास अपना इलाज करवाने के लिए जाती है। जिस रिक्शा में कमला अहमद के घर पर आई थी, तो उस रिक्शा वाले को अहमद ने कहा कि इस बात का जिक्र तुम कभी भी किसी के सामने मत करना, और रिक्शा वाला भी बोलता है कि मुझे किसी से क्या लेना देना, जैसा तुम चाहो तुम्हारी मर्जी। अहमद भी उसे कहता है कि हाँ आइए मैं आपका इलाज करता हूँ। वो उसे कुछ देर अपने घर में बैठाता है और उसके बाद कहता है कि आओ हम खेत की तरफ चलते हैं, हमारी जो पूरी विधि विधान है वहीं पर जाकर पूरा होगा। कमला भी उसके पीछे पीछे जाती है और वहाँ आगे जाकर वो कहता है कि तुम इस खड्डे में घुस जाओ। कमला कहती है कि ये कौन सा विधि विधान है, आज से पहले तो आपने कभी भी मुझे इस तरह के अजीबोगरीब खड्डों वगैरह में नहीं डाला था। तो उसने कहा कि अब जो तुम्हारी समस्या है इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है तो इलाज तो करना पड़ेगा, अगर तुम नहीं चाहती हो तो बाहर निकलकर वापस घर पर जा सकती हो। तो कमला ने कहा कि मुझे अपना सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए, मेरे को इस जगह से कोई दिक्कत नहीं। जिसके बाद कमला उसके अंदर घुस जाती है और अहमद ने शुरू किया अपना वही खूनी खेल। वो उसके ऊपर मिट्टी डालने लगता है और महिलाओं की तरह ही इसे भी वहां पर दबा देता है। जिसके बाद उसका गला घोटकर फिर से उसकी लार पीने लगता है। अब फिर से उसने उसके सारे के सारे कपड़े निकाले और फिर उसने वहीं पर उस मिट्टी को खोदकर जमीन में गाड़ दिया और उसके बाद उसके कपड़ों को लेकर अपने घर चला गया। लेकिन वहां से एक व्यक्ति अक्सर गुजरा करता था और वो देखता था कि यहाँ पर अक्सर कोई ना कोई नया गड्ढा खोदकर नई तरह की मिट्टी आई हुई होती थी। तो ये आखिरकार मामला चल क्या रहा है, वो आदमी कुछ समझ नहीं पाया। जिसके बाद उस आदमी ने भी सोचा कि आज मेरे को इतना जल्दी भी नहीं है तो चलो थोड़ा टाइम पास किया जाए। जिसके बाद वो उस मिट्टी को थोड़ा हटाता है तो उसके सामने कमला के हाथ की उंगली आती है। वो उसे देखकर काफी ज्यादा अचंभे में पड़ गया कि यार ये क्या चीज है, आखिरकार ये कौन सी बला है। उसने थोड़ा और खोदा तो कमला का हाथ उसके सामने था। जिसके बाद वो काफी ज्यादा घबरा गया और उसने वहां के आसपास के लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उसने लोगों को बताया कि इस तरह मैं यहाँ से अक्सर गुजरा करता था और मुझे यहाँ पर अलग अलग जगह काफी सारी मिट्टी खोदी हुई देखने को मिलती थी। मैं कुछ समझ नहीं पाता कि आखिरकार ये चीज क्या है। जिसके चलते आज मैं थोड़ा कुछ ज्यादा ही फ्री था तो मैंने सोचा कि चलो टाइम पास करते हैं। और मैं सिर्फ खोद रहा था तो सामने एक हाथ आ गया। वो लोग भी ये बात जानकर काफी ज्यादा हैरान हुए और कुछ ही देर बाद उन्होंने उस पूरी लाश को ही बाहर निकाल दिया। मामला बिल्कुल साफ था कि किसी ने इसे मारा और यहाँ पर गाड़ दिया। वहाँ पर पुलिस का आना बिल्कुल आम बात थी। जिसके बाद पुलिस ने उस लाश के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया कि आखिरकार लाश किसकी है, ये रहती कहाँ पर है और यहाँ पर ये क्या करने के लिए आई थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी तो उनकी इन्वेस्टिगेशन के बीच में सामने ये आया कि इस महिला को तो एक रिक्शे वाला उस तरफ लेकर जा रहा था और पुलिस ने जल्द से जल्द उस रिक्शा वाले की तलाश शुरू कर दी। और जैसे जैसे लोगों ने उसका हुलिया बताया था तो वो रिक्शा वाला मिल गया। जिसके बाद पुलिस ने उस रिक्शा वाले को पकड़ लिया और पुलिस स्टेशन ले जाकर उससे पूछताछ की कि आखिरकार तुमने इसका कत्ल क्यों किया। तो रिक्शा वाला भी बोलता है कि जनाब मैं रिक्शा चलाता हूँ, मैं किसी तरह का ये फालतू टाइम पास नहीं करता कि किसी को मार डालना। और फिर पुलिस ने उसे बताया कि इस तरह हमें पता चल गया है कि इस महिला को तुम इस तरह वहां पर लेकर गए थे। तो उसने कहा कि हाँ वहां पर एक अहमद नाम का तांत्रिक रहता है, उसके पास मैं इसे लेकर जरूर गया था। लेकिन वहां से उतरते ही जब मैं वापस आ रहा था तो अहमद ने मुझे ये बात जरूर कही थी कि तुम्हें इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है कि ये महिला मेरे साथ यहाँ पर आई थी। तो पुलिस वालों ने कहा कि तुम्हें इस बात की रिपोर्ट हमें देनी थी। तो अहमद ने कहा कि सर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं पूरा दिन रिक्शा चलाता हूँ, जब जाके मेरा पेट शाम को भर पाता है और मैं अपनी फैमिली का गुजारा कर पाता हूँ। मैं इस तरह अगर हर एक व्यक्ति के बारे में आपको आकर बताने लग गया तो मेरा आधा टाइम तो इसी में खराब हो जाएगा। जिसके बाद पुलिस ने कहा कि
ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन शहर छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना। उसके बाद पुलिस वालों ने अहमद को उठा लिया और अहमद से पूछताछ करनी शुरू कर दी कि ये बॉडी तुम्हारे घर के काफी ज्यादा नजदीक थी, इस बारे में तुम क्या कहना चाहोगे। तो अहमद ने कहा कि जनाब मैं इस बॉडी के बारे में कुछ नहीं जानता और ना ही मैंने इस लड़की को पहले कभी देखा है। जिसके बाद पुलिस वालों ने उसे 2 चांटे लगाए और उसके बाद कहा कि हमें बेवकूफ मत बनाओ, जल्दी से जल्दी अब इसके बारे में पूरा का पूरा खुलासा करो कि तुमने इसे आखिरकार क्यों मारा। जनाब आप मुझसे पूछताछ करके अपना सिर्फ टाइम खराब कर रहे हैं, मैं जानता ही नहीं कि ये कौन है। और उसके बाद पुलिस वालों ने रिक्शे वाले को बुलाया और रिक्शे वाले से कहा कि क्या यही अहमद है। रिक्शे वाले ने कहा कि हाँ जनाब इसी ने मेरे को कहा था। अहमद भी रिक्शे वाले को देखकर पूरी तरह से समझ गया था कि उसका अब और ये खेल नहीं चलने वाला। जिसके बाद उसने पूरी की पूरी कहानी बताई कि जनाब इस तरह मेरे पिताजी मेरे सपने में आए थे और उन्होंने बताया था कि मुझे 70 अनमैरिड ऐसी लड़कियों की लार पीनी है जिनकी मौत हो चुकी हो। जिसके बाद मुझे ऐसी लड़कियां तो काफी मिली जिनकी मौत हो चुकी हो लेकिन उनकी लार नहीं मिल रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं हाथों हाथ लड़कियों को मार दूं और उनसे मुझे लार मिल जाएगी। तो पुलिस वाले भी ये बात जानकर काफी ज्यादा हैरान हुए कि तुमने सिर्फ लार के लिए लड़कियों को मार डाला। तो अहमद ने कहा कि जनाब ऐसी वैसी लार थोड़ी थी, वो मरी हुई अनमैरिड लड़कियों की लार थी। जिसके बाद पुलिस ने और पूछताछ करनी शुरू की और पूछा कि तुमने आज तक लगभग कितने लड़कियों को मार दिया है। तो अहमद ने बताया कि जनाब मैं लगभग 42 लड़कियों को मार चुका हूँ और मुझे कुल 70 लड़कियां मारकर उनकी लार पीनी है और 70 होने में सिर्फ 28 बाकी हैं। ये सब बातें वो बड़े ही दिल खोलकर बता रहा था। जिसके बाद पुलिस वालों ने बड़ी ही हैरानी से कहा कि यार अभी भी तुम इतना प्राउड फील करके बता रहे हो कि सिर्फ 28 ही बची हैं, ये कहाँ की समझदारी है। तो उसने कहा कि जनाब इसके बाद मेरे को एक ऐसी पावर मिलेगी जिससे मैं सभी का दुख दूर कर सकता हूँ। पुलिस वालों ने कहा कि अच्छा तुम इन सभी लड़कियों को इतना दुख देकर या फिर हम कहें कि जान से मारकर और लोगों का दुख दूर करोगे। तो अहमद ने बड़े ही अनोखे अंदाज से कहा कि हाँ बिल्कुल मैं एक पहुंचा हुआ तांत्रिक हूँ। जिसके बाद पुलिस वालों ने भी कहा कि हाँ हम भी काफी ज्यादा पहुंची हुई चीज हैं, आओ अब हम तुम्हारा इलाज करते हैं। जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में मौजूद जज ने जब इसके बारे में ये सब इसकी हरकतों के बारे में जाना तो वो भी काफी ज्यादा निराश हुआ कि यार तुम किस तरह के व्यक्ति हो। जिसके चलते उसकी ऐसी हरकतों के कारण जहां उसकी वाइफ भी इस सब चीजों में शामिल थी तो उसकी वाइफ को उम्र कैद की सजा सुना दी गई और इसी के चलते अहमद को सजाए मौत। लास्ट टाइम में जब अहमद से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो अहमद सिर्फ यही कहता है कि मैं सिर्फ अपना जो 70 वाला टारगेट था उसे पूरा करना चाहता था लेकिन वो नहीं हो पाया, मुझे काफी ज्यादा खेद है, इसके अलावा मेरी कोई भी ख्वाहिश नहीं। जिसके बाद कोर्ट ने उसे मौत की सजा देकर वहां से भेज दिया और कुछ ही दिनों बाद जब दोपहर का टाइम था, काफी ज्यादा तेज धूप निकली हुई थी, तो अहमद को मौत की सजा पूरी करने के लिए वहां पर लाया गया और उसे एक दीवार की तरफ खड़ा कर दिया गया। दूसरी तरफ काफी सारे पुलिस वाले अपने हाथों में बंदूक लेकर खड़े थे और सजा के तौर पर उसे ये सुनाया गया था कि इसे गोलियों से छलनी कर दें। जिसके बाद देखते ही देखते उसके ऊपर गोलियां चलने लगी। जिसके बाद उसके शरीर में दे धड़ाधड़ गोलियां घुसती जा रही थी और कुछ ही देर बाद वो खून से पूरी तरह से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था। तो दोस्तों कुछ इस तरह से अंत हुआ तांत्रिक अहमद सुरजी का। वैसे आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक आदमी जो अलग अलग लोगों को अपना शिकार बनाता और उन लोगों को अपने साथ लाकर उनके सिर में छेद करके उसमें एसिड डालता, आखिरकार कौन था ये आदमी और ये ऐसा कुछ क्यों कर रहा था? क्या ये एक साइको था या फिर किसी तरह का कोई सनकी साइंटिस्ट जो कि अलग अलग अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा था? सब जानेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ऑफबीट पॉडकास्ट का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी के साथ अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मामला विस्कॉन्सिन अमेरिका का है जहां पर एंथनी ह्यूज का जन्म 26 अगस्त 1959 को हुआ। जैसे ही उसका जन्म हुआ तो आम बच्चों की तरह वो भी बिल्कुल फिट एंड फाइन था, लेकिन उसके पैदा होने के कुछ ही दिनों बाद उसे निमोनिया हो गया। उसके माता पिता ने उसे ले जाकर डॉक्टर्स को दिखाया और डॉक्टर्स ने इसका इलाज भी किया,
लेकिन जिस तरह की दवाइयां डॉक्टर्स ने उसे दी थी उससे एंथनी का निमोनिया तो ठीक हो गया, लेकिन उसके जो सुनने की शक्ति थी वो धीरे धीरे कर कम होने लगी। और ये लगातार इसी तरह चलते चलते इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि वो पूरी तरह से बहरा हो गया और इसके बाद वो बोलने में भी असमर्थ होने लगा और कुछ ही दिनों बाद पूरी तरह से उसकी आवाज भी चली गई। और हालात अगर अब एंथनी के देखे जाएं तो वो पूरी तरह से गूंगा और बहरा हो चुका था। एंथनी को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि अब उसके साथ क्या होगा, क्योंकि अभी वो काफी ज्यादा छोटा था, लेकिन उसके घर वालों को ये बात समझ आने लगी थी कि जिस तरह के आज हालात हमारे बच्चे के हैं, हो ना हो आगे चलकर ये इसे काफी ज्यादा परेशान करने वाले हैं। तो उन्होंने वहीं विस्कॉन्सिन में ही मौजूद एक स्पेशल तरह के बच्चों के स्कूल में उसका एडमिशन करवाया, जहां पर उसी की तरह काफी सारे अंधे और बहरे और गूंगे बच्चे आकर इसी तरह पढ़ाई किया करते थे। एंथनी की भले ही आवाज चली गई हो, चाहे वो बहरा हो गया हो, लेकिन वो अगर बात आम लोगों से बातचीत के बारे में की जाए और उसके इंटरेस्ट के बारे में की जाए तो वो काफी ज्यादा अच्छा था और वो लोगों के साथ घुल मिलकर रहना काफी ज्यादा पसंद करता था। और यही कारण था कि जो लोग उसके साथ रहा करते थे उन्हें भी एंथनी का साथ काफी ज्यादा पसंद आया। उसकी माँ सैरली ने भी बताया कि ये भले ही बोल नहीं पाता और लोगों की बातों को सुन नहीं सकता, लेकिन ये औरों के साथ रहकर काफी ज्यादा खुश होता है और बाकी लोगों को अपनी बात बताने के तौर पर, जैसे कि घर पर तो हम लोग इसकी बातों को समझ जाते हैं क्योंकि बचपन से ही ये इशारे करके अपनी बातें हमें बताता है, तो हमें इस बात की आदत पड़ चुकी है कि आखिरकार ये बोलना क्या चाह रहा है। लेकिन बाहरी लोगों के अगर बारे में बात की जाए तो वो अक्सर इसकी बातें नहीं समझ पाते, जिसके चलते इसने अपने पास एक पेन और एक डायरी रख रखी है और अगर किसी को भी इसे कोई बात बतानी हो तो वो उसके ऊपर लिखकर सामने वाले को अपनी सारी की सारी बातें, अपनी सारी परेशानी बता सकता है। एंथनी अपनी जिंदगी में अभी बड़े ही मजे से टाइम बिता रहा था, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बाहर रात को पार्टी करने की सोची और वो टाइम था 24 मई 1991 का, जब वो लोग सभी मिलकर 219 नाम के एक क्लब के अंदर जाते हैं, जिसके अंदर जाकर वो लोग पूरी पार्टी वगैरह करते हैं और पूरा एंजॉय करते हैं। वहां पार्टी में मौजूद वो काफी सारे लोगों से मिलता है। काफी सारे ऐसे थे जो कि उसके दोस्तों के दोस्त थे और काफी सारे ऐसे जिसके बारे में ना तो उसके दोस्त जानते थे और ना खुद एंथनी। उनसे जैसे ही एंथनी की मुलाकात होती है तो पहले तो एंथनी किसी को कोई भी बात बताने में समर्थ नहीं था, लेकिन जैसे ही उनका थोड़ा और टाइम बीतता है तो एंथनी अपनी नोटबुक निकालकर उन लोगों को इशारों से और लिखकर अपनी बातें बताने लगता है और वो लोग भी यही बात बोलते हैं कि सच में एंथनी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बंदे हो। और उन्हीं में से एक था जेफरी डामा। वो एंथनी से मिलता है और उसके साथ जैसे ही उसकी थोड़ी बात होती है तो उसने कहा कि यार एंथनी, सच में ही तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बंदे हो और देखा जाए अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी को तो ये भी काफी ज्यादा लाजवाब है। वैसे मैं एक फोटोग्राफर हूँ जो कि अक्सर मॉडल्स के लिए फोटोग्राफी करता रहता है। और दूसरी तरफ बात अगर एंथनी के बारे में की जाए तो उसका बचपन से एक यही सपना था कि वो आगे चलकर एक मॉडल बने। उसने अपनी सारी की सारी बातें नोटबुक में लिखकर जेफरी को दी और उसे बताने की कोशिश की कि मुझे भी मॉडलिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है और मैं भी एक मॉडल ही बनना चाहता हूँ और इसके लिए मैं आगे पढ़ाई कर रहा हूँ और जिस तरह भी इसमें कैरियर बनाया जा सकता है मैं वो सारी की सारी चीजें करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो जेफरी ने कहा कि यार तुम मेरे साथ चलो और कुछ फोटोग्राफ्स करवाओ और मैं अपने सीनियर्स को वो सभी दिखाऊंगा। हो सकता है वो अगर किसी को पसंद आ गई तो तुम्हें मॉडलिंग के लिए चुन लिया जाए और अगर ना भी चुना गया तो कोई बात नहीं, जो मैं तुम्हारी फोटोज क्लिक करूंगा वो आगे चलकर मैं बेच ही दूंगा। तो इसके लिए मैं तुम्हें जो पैसे दूंगा वो भी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं और अगर तुम अभी मेरे साथ चलते हो तो मैं तुम्हारे यहाँ फोटोशूट कर दूंगा और हाथों हाथ तुम्हें कुछ पेमेंट भी कर दूंगा। ये बात सुनकर एंथनी काफी ज्यादा खुश हुआ और उसने सोचा कि वाओ, ये काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्यों न मैं अभी जाऊं और वहां पर जाकर थोड़ी फोटोशूट करवा लूं, जिसके बाद हो सकता है मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो वो दोनों के दोनों पार्टी खत्म होते ही निकल पड़ते हैं जेफरी के घर की तरफ
एंथनी ने जेफरी के साथ जाने से पहले अपने दोस्तों को बताया कि मैं इस तरह जाना चाहता हूँ और मेरा मॉडलिंग का काफी ज्यादा शौक है, ये बात तुम लोग भी जानते हो। और इस तरह एक व्यक्ति मुझे मिला है जो कि ये सभी बातें बोल रहा है कि तुम मुझसे कुछ फोटो शूट करवा लो और उसके भी मुझे पैसे मिलेंगे, और अगर आगे चलकर ये सभी की सभी फोटो किसी को पसंद आती हैं तो वो लोग मुझे हायर कर सकते हैं। तो मैं जेफरी नाम के इस बंदे के साथ इस तरह जा रहा हूँ और हो ना हो कल सुबह तक मैं वापस आ जाऊंगा। रात को हम लोग फोटो शूट कर लेंगे और कल तक हो सकता है मेरी किस्मत चमक जाए। उसके सारे के सारे दोस्त भी अब पूरी तरह से शराब में भंड हो चुके थे और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम जिस तरह भी जाना चाहते हो तुम चले जाओ। एंथनी जेफरी के साथ उसके घर जा पहुंचता है। वहां पर जाते ही जेफरी ने सबसे पहले यही कहा कि भाई वेलकम है तुम्हारा मेरे घर पर, और जब तक मैं अपना स्टूडियो वगैरह जचाता हूँ तुम क्या ठंडा गरम क्या लेना चाहोगे। तो एंथनी ने कहा कि भाई मैं कुछ नहीं लेना चाहता, बस पानी पिला दो और उसके बाद अपना फोटोशूट वगैरह कर लेते हैं। तो उसने कहा कि नहीं यार, तुम्हें कुछ तो लेना चाहिए, तो चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। और जेफरी ने लाकर एक ड्रिंक एंथनी को दी। एंथनी ने जैसे ही वो ड्रिंक पी तो वो पूरी तरह से बेहोश हो गया। एंथनी के बेहोश होते ही जेफरी ने उसे उठाया और दूसरे कमरे में लेकर गया। वहां पर एक बेड मौजूद था जहां उसे ले जाकर बेड पर लिटा दिया और उसके बाद उसके सिर को बेड पर एक कोने की तरफ लटका दिया। अब बात अगर एंथनी के बारे में की जाए तो वो पूरी तरह से बेहोश था और इसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। जेफरी ने जल्द से जल्द एंथनी के सिर में छेद किया और उस छेद से अपने पास मौजूद एक एसिड की बोतल से एसिड निकालकर उसमें डालना शुरू कर दिया। एसिड डलने के लगभग आधे घंटे बाद ही एंथनी की मौत हो गई। लेकिन ये सब चीजें देखकर जेफरी को काफी ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि वो एंथनी को मारना नहीं चाहता था, जबकि वो चाहता था कि एंथनी एक ज़ॉम्बी बन जाए। जेफरी का मानना था कि अगर किसी भी व्यक्ति के दिमाग को किसी तरह से सुन्न कर दिया जाए या फिर उसे खत्म कर दिया जाए तो व्यक्ति खुद की सोचन शक्ति कभी नहीं कर पाता, जबकि वो सामने वाले के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो जाता है और वो उसे एक ज़ॉम्बी बनाकर अपने इशारों पर नचाना चाहता था। लेकिन उसका ये एक्सपेरिमेंट सफल नहीं रहा, तो उसने जल्द से जल्द एंथनी के शरीर पर और ज्यादा एसिड डालना शुरू किया, और वो भी उसके फेस पर, ताकि वो उसके बॉडी पार्ट से पूरी तरह से अलग हो जाए। क्योंकि दूसरी तरफ उसके दिमाग में एक ये प्लानिंग भी चल रही थी कि मैं एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाऊंगा जिसके बीचों बीच एक पुतला खड़ा होगा और उसके साइडों में अगर नीचे की बात की जाए तो 10 इस तरफ और 10 इस तरफ अलग अलग इंसानों की खोपड़ियां रखी होंगी। जैसा कि आप लोग इस ड्राइंग से, जो कि उसने खुद बनाई थी, इससे अंदाजा भी लगा सकते हैं। जेफरी मारा जा चुका था और अगले दिन जैसे ही वो अपने घर पर नहीं पहुंचता है तो उसके घर वाले इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान होने लगे कि पता नहीं यार वो कहां पर गया होगा। और दूसरी तरफ उसके दोस्तों ने ये बात उसके घर वालों को भी बताई कि इस तरह उसे एक पता नहीं कौन था, एक फोटोग्राफर मिल गया था जो कि उसे मॉडल बनाना चाहता था। हो सकता है वो उसी के साथ चला गया हो। तो उसकी माँ ने भी कहा कि हाँ, ये मॉडलिंग में तो काफी दिनों से जाने की बोल रहा था, इसे मॉडलिंग काफी ज्यादा पसंद थी और चलो ठीक है, कुछ इसी तरह का कोई अगर बंदा मिल गया तो हो सकता है इसका आने वाला जो भविष्य है वो थोड़ा सुधर जाए। लेकिन अगले काफी दिनों तक वो वापस नहीं आता है, तो उन्हें काफी ज्यादा चिंता होने लगी और उन लोगों ने जाकर पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट डाल दी कि इस तरह एक हमारा बंदा है जो कि गूंगा बहरा है और वो इस तरह गया था लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। तो पुलिस ने कहा कि चलो ठीक है, हम इस पर इंक्वायरी करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जेफरी तो अभी भी अपने उस पूरे के पूरी ड्राइंग को पूरा करने में लगा हुआ था और एक ज़ॉम्बी की तलाश में था जो कि उसके कहने पर चले और जैसा कुछ वो बोले बस वैसा ही करे। तो उसने अपने एक नए विक्टिम को पकड़ा जो कि अभी सिर्फ 14 साल का था और उसका नाम कोनरॉक था। जेफरी ने उस लड़के को भी कहा कि मैं इस तरह तुम्हें मॉडल बना दूंगा, तुम्हें मेरे पास आना है और इस तरह थोड़ी फोटोग्राफ करवानी है, जिसके बाद हो सकता है ऊपर वालों को अगर तुम्हारी फोटो पसंद आती है तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए और उसके बाद क्या है, बस फिर तो तुम्हारी जिंदगी ही बदल जाएगी। वो लड़का भी इस बात को जानकर काफी ज्यादा खुश हुआ और उसने कहा कि ठीक है, आप बताइए कि क्या कुछ मुझे करना होगा। जेफरी ने सारा का सारा मामला बताया और उसे अपने घर पर बुलाया। जेफरी ने फिर से उसे वो कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दी, लेकिन उस लड़के ने कहा कि मैं इस तरह की वाइन वगैरह नहीं पीता हूँ। तो जेफरी ने कहा कि ये कोई वाइन, शराब
या फिर अल्कोहल नहीं जबकि एक नॉर्मल ड्रिंक है। उस लड़के ने वो ड्रिंक आधी पी ली और जेफरी से छिपाकर आधी बिखेर दी, जिसके चलते वो बेहोश होने तो लगता है लेकिन पूरी तरह से नहीं होता। जेफरी ने सोचा कि इसने अपनी पूरी की पूरी ड्रिंक खत्म कर ली होगी और जेफरी उस लड़के को भी उठाकर उसी रूम में लाने लगता है जहां पर उसने पिछली बार एंथनी को मारा था। लड़के ने जैसे ही एंथनी की ऐसी हालत देखी तो उसके दिमाग में यही बात आने लगी कि ये किसी तरह से मेरी फोटोग्राफी नहीं करने वाला जबकि मुझे मारने वाला है। लेकिन अभी भी उसने वो ड्रिंक ले रखी थी जिसके चलते वो काफी हद तक सुन पड़ा हुआ था। वो अपने आप को हिला जरूर पा रहा था लेकिन इतना भी नहीं कि वो वहां से भाग पाए। कुछ ही देर बाद जेफरी अपनी ड्रिल मशीन लेकर उस लड़के के पास आता है और उसके सिर में एक छेद करने लगता है। उसका जो छेद करने का तरीका था वो सिर्फ इतना था कि जो ड्रिल मशीन की बिट होती है वो इसके सिर्फ और सिर्फ स्कल के ऊपर वाले हिस्से को छेद करे, ना कि किसी तरह से उसके दिमाग पर चोट पहुंचाए। उसने उसके सिर्फ और सिर्फ स्कल वाले हिस्से पर छेद किया और उसके बाद अपना एसिड लेने के लिए वापस दूसरे कमरे में जाने लगता है। लेकिन जब ये छेद उसके सिर में हुआ तो उस लड़के को ये विश्वास हो चुका था कि हो ना हो अब की बार अगर मैं भाग जाता हूँ तो बच जाऊंगा, नहीं तो उसी व्यक्ति की तरह किसी न किसी कोने में मैं भी यहीं पर पड़ा हूँगा। तो वो जल्द से जल्द वहां से निकलने की कोशिश करता है और वो वहां से निकलने में कामयाब भी रहता है। वो वहां से बाहर आता है और इसी तरह सड़क पर कभी इधर तो कभी उधर इस तरह चलता जा रहा था। वहां पर कुछ लोगों ने उसे ऐसी हालत में देखा कि एक लड़का इस तरह जिसके सिर में चोट लगी हुई है टहलता टहलता लुढ़कता लुढ़कता यहाँ पर आ रहा है। तो उन लोगों ने पुलिस के पास कॉल किया। पुलिस जल्द से जल्द वहां पर आ पहुंची और उससे पूछने की कोशिश की कि बेटा तुम कौन हो और तुम्हारी ऐसी हालत किसने बनाई। पुलिस तो पूछ रही थी लेकिन वो लड़का ऐसी हालत में नहीं था कि वो अपने हालातों को पुलिस को बता सके। तब तक जेफरी वहां पर आ चुका था और उसने पुलिस से कहा कि सर ये मेरा बॉयफ्रेंड है, हम दोनों रिलेशनशिप में हैं और ये मुझसे लड़ाई करके घर से आ गया था, तो प्लीज आप मुझे ये वापस लौटा दीजिए, हम लोग वापस घर जाना चाहते हैं। तो पुलिस ने सोचा कि ये घर का मामला है और लगता है ये दोनों शायद गे होंगे तो ये मामला यहीं निपट जाना चाहिए। तो जेफरी ने उस लड़के को अपने साथ लिया और वापस अपने घर पर आकर उसके सिर में वो एसिड डालना शुरू किया। लेकिन देखते ही देखते उस लड़के ने भी अपनी जान गंवा दी और जेफरी ने सिर्फ इतना ही कहा कि ओ शिट, मेरा एक्सपेरिमेंट फिर से फेल्ड हो गया। हो सकता है मैं इसके जो अंदर तेजाब डालने का तरीका है वो थोड़ा गलत कर रहा हूँ। मुझे एक नया विक्टिम पकड़ के लाना होगा और उसके ऊपर फिर से एक एक्सपेरिमेंट करना होगा। और इसी तरह लगातार वो एक के बाद एक विक्टिम पकड़ कर लाता रहा। लेकिन जिस तरह से वो लड़का भाग निकला था उसी तरह एक और व्यक्ति भी मौजूद था जो कि वहां से भाग निकलता है और उसने जाकर पुलिस को ये सारा का सारा मामला बताया कि जनाब इस तरह मुझे एक व्यक्ति ने पकड़ लिया था और अपने घर ले जाकर इस तरह मेरे सिर में ड्रिलिंग करने लगा और बाकी कुछ करता उससे पहले मैं बड़ी ही मुश्किल से यहाँ पर निकल कर आ पाया हूँ। पुलिस वालों ने सबसे पहले उसके लिए एक डॉक्टर का इंतजाम किया और उसके बाद पूछना शुरू किया कि आखिरकार उसका घर कहाँ है और वो बंदा कौन है। उस व्यक्ति ने जेफरी का घर बताया और देखते ही देखते जेफरी को हिरासत में ले लिया गया। जब पुलिस ने जाकर उसके घर की चेकिंग की तो उन्होंने पाया कि इसने काफी सारे स्कल्स को यहाँ पर इकट्ठा कर रखा है और यहाँ पर काफी सारा खून भी बिखरा हुआ है। आखिरकार ये बंदा करना क्या चाहता है। तो पुलिस वालों ने उससे पूछने की कोशिश की कि आखिरकार भाई साहब तुम करना क्या चाहते हो, तुम्हारे घर से ये सब चीजें मिली है। तो जेफरी ने भी दिल खोल कर ये बातें पुलिस वालों को बताई कि जनाब मुझे एक ऐसे व्यक्ति को बनाना था जो कि दिमाग से बिल्कुल पैदल हो, मतलब उसके पास दिमाग तो हो ही ना, बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसा हो और जो कुछ भी मैं कहूँ बिल्कुल वही करे। पुलिस को ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने उससे पूछताछ करनी शुरू की कि आखिरकार तुमने अपने इस एक्सपेरिमेंट में आखिरकार कितने लोगों को मार डाला है। तो उसने बताया कि लगभग मैंने 16 या 17 लोगों को मारा होगा और जो लोग इस तरह मेरे एक्सपेरिमेंट में फेल्ड हो जाते थे तो मैं उन्हें वहां पर मेरे एक जो मैं बनाने की सोच रहा था वहां उस मोन्यूमेंट में स्कल के तौर पर रख लेता था। पुलिस ने जब इस बात पर छानबीन की तो उन्हें पता चला कि इससे पहले इसने मैथ्यू टर्नर, जेरेमिन बेनबर्ग
ओलिवर वेसी, जोसेफ ब्रैडहोफ्ट समेत लगभग 17 लोगों की जान ले ली। और आप लोग अगर उन सभी लोगों के नाम जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लीजिए। जैसे ही ये मामला कोर्ट में पहुंचता है और जज ने ये सारी की सारी बातें सुनी तो उसे 921 साल की जेल की सजा सुनाई गई, वो भी 90 साल तक बिना किसी पैरोल के। कि बेटा तुम अगर इतने दिनों तक जिंदा रह पाते हो तो बाहर आ जाना और बाद में अपनी जिंदगी चैन से काट लेना, क्योंकि तुमने काफी सारे ऐसे लोगों को मार डाला है जो कि बेगुनाह थे। लेकिन बदकिस्मती के चलते ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि 28 नवंबर 1994 को वहीं जेल में ही मौजूद एक अन्य कैदी ने उसकी हत्या कर दी। वैसे दोस्तों आप लोग इसे क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये कोई सनकी व्यक्ति था या फिर कोई सस्ता साइंटिस्ट जो कि साइंटिस्ट नहीं बन पाया? न्यूयॉर्क 1967 ये वो टाइम था जब स्टेसी कैसर का जन्म हुआ। जन्म के बाद इसके माता पिता ने अपनी बच्ची का काफी लाड़ प्यार से पालन पोषण किया और उसको हर वो चीज दिलाई जिसकी वो हकदार थी। स्टेसी जैसे जैसे बड़ी हुई तो बड़े होने के बाद उसने अपना इंटरेस्ट लॉ में दिखाया और उसके माता पिता ने उसका लॉ में एडमिशन भी करवाया। अब वो कॉलेज जाने लगी थी और अपनी पढ़ाई जब तक वो कंप्लीट करती उससे पहले ही उसकी मुलाकात माइकल वालेस से होती है। इन दोनों के सब्जेक्ट अलग थे, लेकिन अगर इनकी फीलिंग्स को देखा जाए, इनकी बातों को देखा जाए तो ये दोनों ही लगता था कि एक दूसरे के लिए बने हैं। वो लोग कॉलेज में अक्सर ज्यादा से ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं, चाहे वो लाइब्रेरी हो, पार्क हो या फिर बाहर घूमने की ही बात क्यों न हो। और जब स्टेसी 18 साल की हुई तो उसने माइकल के सामने ये प्रपोजल रखा कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए और वो दोनों ही इस बात पर राजी थे। तो उन लोगों ने 1985 में शादी कर ली। शादी के बाद भी वो लोग एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और अब तक माइकल एक मैकेनिक बन चुका था। वो लोग अभी भी काफी ज्यादा एक दूसरे के लिए रोमांटिक थे और ज्यादा से ज्यादा टाइम अभी भी शादी के बाद भी वो लोग एक दूसरे के साथ बिताना पसंद करते थे। जब भी माइकल अपने काम से वापस घर पर लौट कर आता तो स्टेसी हमेशा ही उसका बड़े ही प्यार से घर पर स्वागत करती और दूसरी तरफ माइकल भी उसके लिए हर रोज किसी न किसी तरह का रोमांटिक गिफ्ट लेकर घर पर आया करता था। और इसी तरह वो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और इनके प्यार की पहली निशानी 1988 में इनके सामने आती है, जब स्टेसी ने एक छोटी बच्ची को जन्म दिया और उन्होंने इसका नाम एस्ली रखा। अब दोनों ही वो स्वीट कपल मिलकर अपने इस बेटी का ख्याल रखने लगे और 1991 आते आते स्टेसी फिर से प्रेग्नेंट हुई। अब की बार उसने फिर से एक छोटी बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम उन लोगों ने ब्री रखा। अब फैमिली का बर्डन माइकल के ऊपर थोड़ा बढ़ने लगा था, तो वो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार के अच्छे फ्यूचर के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने लगा। लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो इंसानी शरीर इतना ताकतवर नहीं होता कि वो दिन रात काम करने के बाद भी बिल्कुल फ्रेश महसूस करे, जिसके कारण अक्सर वो ड्रग्स और शराब का सहारा लेने लगा। ये कपल अपनी बच्ची के लिए हर वो संभव चीज करने लगे जो कि उनकी बच्ची को चाहिए था। और बिल्कुल ऐसा ही हम लोग बोल सकते हैं जैसा कि स्टेसी के माता पिता ने उसे पाला था, स्टेसी भी अब अपने बच्चों को बिल्कुल उतना ही प्यार देना चाहती थी और वो कोशिश किया करती थी कि वो उससे भी ज्यादा अपने बच्चों को प्यार दे। इसी तरह ये कपल अपने बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम निकालने लगा और दूसरी तरफ माइकल और ज्यादा ओवर टाइम करने लगा। और अब अगर देखा जाए तो बार बार ओवर टाइम करने के कारण और ज्यादा से ज्यादा टाइम शॉप पर बिताने के कारण, ओवरडोज उसकी ड्रग्स और शराब पीने के कारण लगभग वो उसका आदी हो चुका था। वो अक्सर घर पर भी शराब पीकर आने लगा और काफी बार स्टेसी जब माइकल को देखती तो वो नशे में ही उसे दिखाई पड़ता। वो नशे का इतना ज्यादा आदी हो चुका था कि अक्सर स्टेसी और माइकल के बीच लड़ाई होने लगी। लेकिन उनकी लड़ाई तभी तुरंत बंद हो जाती जब उनका कोई ना कोई बच्चा उनके सामने आ जाता और वो पूछता कि आप लोग लड़ाई क्यों कर रहे हैं। तो माइकल भी और स्टेसी भी इस बात को टालते हुए मजाक में लेते थे कि हम तो सिर्फ इसी तरह प्रैंक कर रहे हैं और हम ये सोच रहे थे कि तुम आकर इस प्रैंक पर किस तरह का रिएक्शन दोगी। और इस तरीके से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि अगर स्टेसी को देखा जाए या फिर माइकल को देखा जाए तो वो अपने बच्चों से काफी ज्यादा प्यार करते हैं और वो किसी भी तरह की कोई ऐसी सिचुएशन खड़ी नहीं करना चाहते जिसके कारण उनके बच्चों के मानसिक तौर पर या फिर उनके दिमाग पर किसी भी तरह का कोई भी बुरा असर पड़े। लेकिन 1999 तक आते आते ये बात काफी ज्यादा आगे बढ़
जाती है और उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब हमें टाइम रहते एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। लेकिन स्टेसी और माइकल दोनों ही इस बात के लिए राजी भी नहीं थे, क्योंकि अगर देखा जाए उन दोनों के अलग होने के बाद तो उनमें से एक व्यक्ति के पास ही वो बच्चे रह पाएंगे और दूसरे को अगर देखा जाए तो माइकल या फिर स्टेसी का तो कुछ नहीं जाता, बस वो बच्चे ही तकलीफ में आ जाएंगे कि हम लोग हमारे माता पिता के साथ नहीं रह पा रहे हैं। और उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि 1999 की ये आखिरी हमारी क्रिसमस होगी जब हम लोग पूरी फैमिली के साथ बैठकर क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे। उसके बाद हम लोग डिवोर्स ले लेंगे और दोनों ही अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन क्रिसमस आने में अभी काफी दिन पड़े थे और इसी बीच माइकल को पता चलता है कि उसे कैंसर है। वो डॉक्टर के पास जाता है और वहां से जो नॉर्मल दवाई लेनी थी उन्हें लेकर वापस घर पर आ गया। उसने स्टेसी को ये बात बताई और स्टेसी ने भी जब ये बात सुनी तो वो काफी ज्यादा पैनिक हो गई और उसने उसे समझाना शुरू किया कि तुम्हें इस तरह शराब नहीं पीनी चाहिए और इसे तुरंत छोड़ दो, और जिस तरह से भी डॉक्टर तुम्हें दवाई वगैरह देते हैं तुम उन्हें रेगुलर लो, जिसके बाद तुम ठीक हो जाओगे। माइकल ने उस टाइम तो हाँ भर ली, लेकिन शाम को अगर देखा जाए तो वो फिर से इसी तरह नशे में टुल होकर घर पर आता है। स्टेसी उसे काफी ज्यादा समझाती है, लेकिन वो पहला टाइम था जब उनके बीच हद से ज्यादा लड़ाई हो गई और स्टेसी ने भी ये बात ठान ली कि इस बंदे को समझाने का कोई भी फायदा नहीं और अगर देखा जाए तो इससे हमारे ही बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। वो इस बात को सोचकर माइकल को समझाना बंद कर देती है और माइकल को अगर देखा जाए तो वो तो अपने हर रोज इसी तरह शाम को सेट होकर घर पर आने लगा। लेकिन एक रात ऐसी भी आई जब वो काफी ज्यादा सीरियस हो गया और स्टेसी ने और उसके आस पड़ोस वालों ने उसे ये बात कही कि तुम्हें तुरंत जाकर डॉक्टर से इस बात के लिए कंसल्ट कर लेना चाहिए कि तुम्हें किस तरह की कौन सी बीमारी है, क्योंकि अब की बार के अगर लक्षण देखे जाएं तो ये कैंसर के नहीं जबकि किसी और ही बीमारी के थे। लेकिन माइकल ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और जो उसकी कैंसर की रेगुलर दवाइयां चल रही थी वो उन्हें ही लेकर चुपचाप सो जाता है। उसके बाद वो रात भी आई जब क्रिसमस की लास्ट नाइट वो लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ पार्टी करने वाले थे, क्योंकि इसके बाद अगर देखा जाए तो ये दोनों ही कपल अलग अलग होने वाले थे। तो उस रात पार्टी के दौरान माइकल को काफी ज्यादा खांसी आने लगती है और वो लगातार खांसता जा रहा था और उसकी तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। स्टेसी ने इस बात पर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसके जो पड़ोसी थे उन्होंने ये बात जरूर कही कि तुम्हें एक बार जाकर डॉक्टर से इस बात के लिए कंसल्ट कर लेना चाहिए। माइकल को यही विश्वास था कि शायद ये उसकी कैंसर वाली बीमारी के कारण हो रहा है और उसने अपने पड़ोसियों की बात नहीं सुनी, जिसके बाद वो जाकर अपनी वही कैंसर वाली दवाइयां लेकर चुपचाप सो जाता है। लेकिन इस घटना के कुछ दिनों बाद ही माइकल काफी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच गया और उसके बाद देखते ही देखते कि वो डॉक्टर के पास पहुंच पाता उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। और वहां पर पहुंचते ही सबसे पहले जब उसे चेक किया गया तो सामने रिपोर्ट में ये आया कि इसे दिल का दौरा पड़ा था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवानी चाहिए, लेकिन उसकी पत्नी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि इस चीज की कोई भी जरूरत नहीं। वैसे भी अगर देखा जाए तो इसे कैंसर था और अब तो इसे हार्ट अटैक आया है। पुलिस वालों ने जब उसकी रिपोर्ट पढ़ी तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ 38 साल का था और सिर्फ 38 साल के व्यक्ति को हार्ट अटैक आना इतनी नॉर्मल बात नहीं है। लेकिन स्टेसी ने इस बात पर ज्यादा जोर नहीं दिया और उसने कहा कि जिस तरह से ये खाता पीता था और जिस तरह से नशे करता था, मुझे पहले ही इस बात का शक था कि ऐसा कुछ हो सकता है और उसकी हार्ट अटैक वाली रिपोर्ट को देखकर ये काफी ज्यादा नॉर्मल रहा होगा। जिसके बाद उसे उन लोगों के रीति रिवाजों की तरह एक कब्र में दफना दिया गया और उसकी मौत के लगभग एक हफ्ते बाद ही स्टेसी को $50,000 उसके इंश्योरेंस के रूप में मिले। अभी उसकी दोनों की दोनों बेटियां काफी ज्यादा निराश थी कि हमारे पिता के साथ ये सब क्या हो गया। तो स्टेसी उन दोनों लड़कियों को लेकर डिज्नी वर्ल्ड चली जाती हैं और वहां पर वो लोग काफी ज्यादा मस्ती करते हैं, जिसके बाद वो दोनों ही लड़कियां अपने पिता के इस गम से काफी ज्यादा जल्दी बाहर आ गई। स्टेसी लगभग 2 सालों तक इसी तरह इधर उधर नौकरी करती है और अपने घर का काम चलाती है। लेकिन इसी तरह 2 साल बीतने के बाद 2003 में उसकी मुलाकात होती है डेविड कैस्टर से और यही व्यक्ति उसके दूसरे पति के रूप में सामने आता है। अब डेविड के साथ स्टेसी के साथ साथ उसकी दोनों बेटियां एस्ली और ब्री भी रहने लगती हैं। लेकिन डेविड को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि मैं स्टेसी के साथ तो शादी करके यहाँ पर इसे ले आया, तो वो तो फ्री फंड में इसके साथ साथ यहाँ पर आ गई। और यही कारण था कि डेविड और स्टेसी की दोनों बेटियों के बीच इतनी ज्यादा बातचीत नहीं हुआ करती थी।
डेविड कैस्टर का भी एक लड़का था जो कि अब काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था और डेविड ने उसकी जैसे ही शादी हुई तो उसे एक नया घर दिलवा दिया और अब अगर उसे देखा जाए तो वो कभी कभार उससे मिलने के लिए आता रहता था। उसकी वाइफ पहले ही ऊपर जा चुकी थी तो अब डेविड बिल्कुल अकेला था और स्टेसी भी बिल्कुल अकेली थी। उसके पास बस अपनी 2 बच्चियां थी, लेकिन जिंदगी बिताने के लिए इन दोनों को ही एक दूसरे के सहारे की काफी ज्यादा जरूरत थी, जिसके चलते डेविड ने स्टेसी से शादी कर ली और स्टेसी के साथ साथ उसकी दोनों बेटियां भी डेविड के घर पर ही रहने लगती हैं। डेविड को भी अगर देखा जाए तो ये भी काफी ज्यादा शराब पीता था और शराब पीने वाली हरकत स्टेसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन डेविड की जो अच्छी बात थी वो ये कि वो काफी ज्यादा लिमिट में अपनी शराब को पिया करता था और वो उसे पीकर कभी भी ओवर कंट्रोल नहीं होता था। इसी तरह स्टेसी डेविड के साथ रहने लगी और उन लोगों की जिंदगी भी बड़े आराम से चल रही थी। लेकिन 2007 में स्टेसी ने पुलिस के पास कॉल किया और पुलिस को बताया कि इस तरह मेरा पति आज काफी ज्यादा शराब पी चुका है और वो अपने आप को अंदर कमरे में बंद किए हुए है। उसने रात को पीना शुरू किया था और पूरी रात वो पीता रहा और अब अगर देखा जाए तो दोपहर हो चुकी है लेकिन वो अपना दरवाजा नहीं खोल रहा। मैंने उसे काफी बार आवाज लगाई लेकिन वो बिस्तर पर सुन पड़ा हुआ है। तो क्या आप लोग प्लीज यहाँ पर आ जाएंगे और मेरी मदद करवाइए इस दरवाजे को खोलने में और उस व्यक्ति को जगाने में। I'm just getting a little concerned because I haven't talked to him since 5 o'clock in the morning on Sunday when he locked me out of the bedroom. Has he ever mentioned hurting himself or harming himself? Or Friday night when we were arguing, he told me to get out, take my kids and get out. I could leave, and then 5 minutes later he said if I left he would make me sorry. I would be sorry if I ever left him. पुलिस स्टेसी के घर पर पहुंचती है और वहां पर जाने के बाद उन लोगों ने उससे पूछा कि तुम्हारा पति कौन से कमरे में बंद है और स्टेसी ने इशारा किया एक कमरे की तरफ। सबसे पहले पुलिस वालों ने उसकी खिड़कियों से अंदर की तरफ देखा तो उन्होंने पाया कि डेविड अपने अंडरवियर में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है और किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं कर रहा। तो पुलिस ने वो दरवाजा तोड़ा और अंदर गए और वहां पर जाकर जब उसे चेक किया कि ये बंदा कल रात से ही इसी तरह पड़ा है और क्या इसे किसी तरह की मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो पुलिस ने पाया कि इसने कुछ ऐसी चीज को पिया है जिसके कारण अब ये जिंदा नहीं है। उन लोगों ने स्टेसी से पूछताछ की कि पिछले 1-2 दिनों में क्या हुआ था और क्या तुमने डेविड को कुछ अलग हरकत करते हुए देखा था। तो स्टेसी ने बताया कि वो पिछले काफी दिनों से बहुत ज्यादा परेशान था। मैंने उसका कारण पूछा लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। और कल की अगर बात देखी जाए तो वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है और उसके बाद उसने शराब पीना शुरू कर दिया। ये पहले भी शराब पीता था और मैंने यही बात सोची थी कि ये सुबह तक वापस आ जाएगा, लेकिन अगर इसे देखा जाए तो ये कल से ही इसी तरह टुन यहाँ पर पड़ा हुआ है। पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट सामने आई तो उन्हें पता चलता है कि इसने एंटीफ्रीजन पीकर अपनी जान गंवा दी है। पुलिस उसकी बेटियों के बारे में पूछती है तो उसने कहा कि वो दोनों के दोनों बाहर गई हुई हैं और वो इस टाइम यहाँ पर नहीं है। लेकिन जैसे ही उन दोनों लड़कियों को पता चलता है कि डेविड कैस्टर के साथ ये सब हो गया तो वो लोग तुरंत वापस उसी शहर आ पहुंचती हैं और उन लोगों ने जाकर अपनी माँ से कहा कि आखिरकार ये सब कैसे हो गया। तो उसकी माँ ने सारा का सारा ये मामला बताया कि किस तरह उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था और उसके बाद उसकी कुछ ऐसी हालत हो गई। पुलिस उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के बाद अभी तक उन लोगों ने वो कमरा बिल्कुल बंद कर रखा था जहां पर कि वो सोया हुआ था। तो वो लोग उस कमरे में भी जाते हैं कि यहाँ पर हमें ऐसी कौन सी चीज मिल सकती है जिससे हम लोग अंदाजा लगा सकें कि इसके साथ क्या हुआ होगा। और इसके साथ ही उन लोगों ने उसके फोन रिकॉर्ड्स को भी चेक किया लेकिन वहां पर उन्हें कुछ भी ऐसी चीज नहीं मिली जिससे वो लोग इस बात को बोल सकें कि इसकी बाहर किसी के साथ लड़ाई हुई थी या फिर किसी के साथ इसकी पुरानी दुश्मनी चल रही है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब उन लोगों ने उसकी टेबल पर देखा, उसके कमरे में जब वो लोग छानबीन कर रहे थे तो उन्हें एक गिलास में एक अजीब सा केमिकल दिखाई पड़ता है। पुलिस उस गिलास को लेकर चेकिंग के लिए भेज देती है कि ये चीज क्या है। तो उन्हें पता चलता है कि ये वही चीज है जिसके कारण इसकी मौत हुई थी। और दूसरी तरफ इसके ऊपर स्टेसी के भी फिंगरप्रिंट हैं और वो भी कहीं साइड में नहीं जबकि इसके बॉटम में। उसका पोस्टमार्टम हो जाने के बाद वो लोग फिर से उसको दफनाने के लिए लेकर जाते हैं उन लोगों के विधि विधान के अनुसार। और जो सबसे अजीब बात वहां पर थी वो ये कि स्टेसी ने अपने दोनों के दोनों पतियों की कब्र एक दूसरे के पास लगाई थी और पुलिस यही बात सोच रही थी कि ये एक बिल्कुल नॉर्मल चीज है। लेकिन दूसरी तरफ जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले डिटेक्टिव थे उन लोगों ने एक दूसरे के साथ ये सारी की सारी चीजें मिलानी शुरू की
की कि आखिरकार ये बंदी कर क्या रही है, कहीं यहाँ पर एक और कब्र तो नहीं आने वाली। आखिरी टाइम में भी डेविड के साथ यही थी और दोनों की दोनों इसकी जो लड़कियां हैं वो एक दिन पहले ही यहाँ से चली गई थी। तो डिटेक्टिव ने उसका जो पहला पति माइकल था उसकी बॉडी को बाहर निकलवाया और उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया कि आखिरकार इसकी असल में मौत किस कारण हुई थी। और उन्हें पता चलता है कि एंटीफ्रीजन नाम का जो ये लिक्विड है ये इसके शरीर में भी मौजूद था, लेकिन काफी दिनों बाद ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जा रही है तो ये काफी ज्यादा कम मात्रा में उसके शरीर से मिला। पुलिस इन सारे क्लू को आपस में मिलाने लगती है और उन लोगों को शक होने लगता है कि जरूर इसके पीछे स्टेसी ही है। तो पुलिस ने स्टेसी को अलग रखा और उनकी दोनों बेटियों को अलग रखा और उनसे पूछताछ करनी शुरू की कि आखिरी टाइम में आप कहां पर थी और ऐसे ही काफी सारे और सवाल। तो उसकी बेटियों ने बताया कि जब हमारे स्टेप फादर के साथ ये सब बीता उससे एक दिन पहले ही हमारी माँ ने हमें बाहर भेज दिया था कि तुम जाओ और थोड़ा एंजॉय करके वापस आओ। और इसी तरह की कुछ और इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो लोग उन तीनों को ही घर पर भेज देते हैं। अगली सुबह होते ही स्टेसी पुलिस के पास कॉल करती है और उन्होंने कहा कि यहाँ पर काफी ज्यादा एक बड़ी इमरजेंसी आ चुकी है, प्लीज आप लोग एम्बुलेंस लेकर यहाँ पर पहुंच जाइए। पुलिस उससे पूछती है कि ऐसा क्या हुआ, तो उसने कहा कि मेरी बेटी ने पता नहीं क्या पी लिया है जिसके बाद ये काफी ज्यादा अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। I need an ambulance at Whistle Road. My daughter is taking some pills. She's having trouble, I think. It sounds like there's something in her throat. Is she conscious? Yes, she's making noise. Is she breathing normally? No. An entire bottle of vodka, Ashley. Is that her? Oh, she's throwing up. She's throwing up. Ashley. Oh my God, oh my God, oh my God. This is not happening. तो पुलिस तुरंत एम्बुलेंस के साथ वहां पर पहुंच गई और उसे एम्बुलेंस में डालकर वो लोग हॉस्पिटल ले आते हैं। जब वो लोग स्टेसी से वहां पर उसके घर पर पूछताछ कर रहे थे तो वहां पर उन्हें एक सुसाइड नोट मिलता है जो कि उनकी बेटी ब्री के द्वारा लिखा गया था। उसमें वो सारी की सारी बातें साफ साफ लिखी हुई थी कि कैसे उसने अपने पहले पिता माइकल की जान ली थी और उसके बाद डेविड की। अब अगर देखा जाए तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही है और वो एक ना एक दिन इस चीज में फंस जाएगी। उसे काफी ज्यादा इस बात का बुरा भी लग रहा है कि उसने ये सारे के सारे काम किए और अगर देखा जाए तो ये गलती उसकी सुधर भी नहीं सकती, जिसके कारण उसने अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पुलिस उस पेज को भी अपने पास रख लेती है कि ये भी एक सबूत की तरह काम करेगा, लेकिन अगर देखा जाए ब्री को तो उसे टाइम से हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था और उसके सारे के सारे स्टमक को बिल्कुल खाली कर दिया गया और उसका सारा का सारा जहर भी निकल गया, जिसके बाद लगभग 2 या 3 घंटे बाद ही वो फिर से होश में आने लगी। पुलिस उसके पास जाती है और उसने कहा कि बेटा तुमने जो ये काम किया था ये काफी ज्यादा बेकार था, क्योंकि इसके कारण तुम्हारे पहले पिता और अब वाले स्टेप फादर की जान चली गई, लेकिन जो अब तुमने ये कदम उठाया है ये और भी ज्यादा गलत है। ब्री कुछ समझ नहीं पाई और उसने कहा कि सर आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो उन लोगों ने उस नोट की कॉपी उसके हाथ में थमा दी कि क्या तुमने ये नहीं लिखा। और सबसे जो खास बात थी वो ये कि ब्रे ने साफ साफ इस बात से इनकार कर दिया कि मुझे इस बारे में नहीं पता कि ये किसने लिखा है और असल में ये मैंने नहीं लिखा और मुझे तो ये बात भी नहीं पता कि मैं यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ। पुलिस फिर से कंफ्यूजन में चली गई कि आखिरकार इस घर में चल क्या रहा है। उन्होंने उसकी बड़ी बहन एस्ली को वहां पर बुलाया और पूछा कि सुबह सुबह तुम्हारे घर पर क्या हुआ था। तो एस्ली ने कहा कि कुछ खास नहीं, मेरी माँ ने मुझे कुछ सामान लेने के लिए बाजार भेज दिया और पीछे से वो मेरी बहन के लिए एक ड्रिंक बना रही थी। मैं भी ड्रिंक पीने की सोच रही थी, लेकिन मेरी माँ ने जबरदस्ती मुझे भेज दिया कि ये चीज तुम जल्दी से ले आओ और मुझे इसकी काफी ज्यादा जरूरत है। मैंने भी यही बात सोची कि कोई बात नहीं, कोल्ड ड्रिंक ही तो है, मैं आकर पी लूंगी। लेकिन वापस जब तक मैं आई यहाँ पर तो सारा का सारा मामला ही बिखर चुका था। और एस्ली की ये बातें सुनकर पुलिस को सारा मामला समझ आने लगा था और उन लोगों ने स्टेसी को एक रूम में ले जाकर आराम से बैठाकर उसे एक पानी का गिलास थमाकर कहा कि तुम सारी की सारी अपनी हरकतों के बारे में बड़े ही आराम से बता दो, नहीं तो हम लोग तुमसे अपने तरीके में पूछेंगे। और जो इन्वेस्टिगेशन के बाद उन लोगों को पता चलता है वो ये था कि स्टेसी ने ही अपने पहले पति को मारा था, क्योंकि उसके मरने के बाद उसका जो इंश्योरेंस का पैसा था वो स्टेसी के पास आया और यहाँ पर डेविड वाले केस में भी इंश्योरेंस का सारा पैसा स्टेसी के पास गया था और इसके साथ साथ अब की बार तो उसे काफी सारी प्रॉपर्टी भी मिली थी। डेविड का बेटा यहाँ पर आकर इस बात के लिए बोल भी रहा था कि वो मेरे पिता
हकदार थे और देखा जाए तो जायदाद पर मेरा हक है। लेकिन स्टेसी ने इस बात से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया और उसे वहां से भगा दिया। पुलिस के सामने ये सारी के सारे खुलासे जब होते हैं तो उन लोगों ने कोर्ट में उसे पेश किया और स्टेसी की ऐसी हरकतों के बाद कोर्ट ने भी उसे 2 उम्र कैद दी और इसके अलावा उसने अपनी ही बेटी के ऊपर जानलेवा हमला किया, वो उसकी जान ले ही लेती, जिसके कारण उसे 4 साल की और सजा मिली, वो भी बिना किसी पैरोल के। लेकिन दोस्तों, आप इस माँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिसने ना तो अपने पति को बख्शा ना ही दूसरे पति को बख्शा और आखिर में उसने अपनी बेटी को भी दांव पर लगा दिया ताकि वो खुद बच सके। लेकिन वो तो अच्छी किस्मत के चलते उसका सारा का सारा जहर उसके पेट से निकल गया और उसने ये खुलासा कर दिया कि वो नोट उसने नहीं लिखा था।